एक बार आप सभी आभासी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। लक्ष्य इन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का लक्ष्य इन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का कोटा पूर्ति करना थोड़ी है, केवल प्रमाण पत्र बांटकर बाजारीकरण करना थोड़ी है। जिनको इस ज्ञान रूपी महाकुंभ में डुबकी लगाना है, जिनको इस ज्ञान रूपी महाकुंभ में डुबकी लगाना है, उनको थोड़ी सक्रियता दिखानी होगी। इस पटल पर प्राप्त ज्ञान से अपनी चेतना जगानी होगी। आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक। आज इस 43वें राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसका विषय है भारतीय भाषा विज्ञान में शब्द परिवर्तन और विदेशी शब्दों की व्युत्पत्ति की खोज, इस अवसर पर हमारे साथ मुख्य वक्ता के बतौर डॉक्टर राहुल खटे, प्रबंधक राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक, नांदेड़, महाराष्ट्र जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में जिनका लगातार सक्रिय मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, जो पाठ्यक्रम के संयोजक भी हैं, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर हमसे जुड़े हैं। सर, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की संचालन की भूमिका में हमसे जुड़ी हुई हैं सुश्री स्वरूपा सिंह, उड़ीसा से। मैं महोदय आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से सर्वेशाम मंगलम की प्रार्थना करता हूं। साथियों, मैं शुरुआत में ही कहा था कि जो आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर, जो हम लोगों के लिए, सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अभी तिरुमाला तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की वार्षिक रथोत्सव महोत्सव, जो पूर्णतः धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान है, वहां पर हैं और सर का शाम 7 बजे से सीधा प्रसारण वहां पर चालू हो जाएगा। तो मैं सर से सीधे तौर पर अनुरोध करूं, क्योंकि सर अभी भी रास्ते में हैं, सर निकल चुके हैं वहां के लिए। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपने मार्गदर्शन से हम सभी को अनुग्रहित करें, उसके बाद फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर, हार्दिक स्वागत है। राहुल जी का परिचय दिया जा सकता है ना? तब तक राहुल जी का परिचय भी दे दिया जा सकता है। जी ठीक है सर, मैं राहुल सर का मैं परिचय दिलवा देता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि आज के संचालन की भूमिका में हमसे जुड़ी हुई हैं सुश्री स्वरूपा सिंह, उड़ीसा से। मैं आपका संक्षिप्त, पहली बार आप इस पटल पर जुड़ी हुई हैं और जब मैंने आपसे आग्रह किया कि आप संचालन आज करें तो आपने सहर्ष इसको स्वीकार किया। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। कुछ संक्षिप्त परिचय मैं हमारे जो आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं आपका मैं देना चाहूंगा और उसके बाद आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप हिंदी साहित्य की स्नातकोत्तर की छात्रा हैं। वर्तमान समय पे आप बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से आप अपनी उच्चतर शिक्षा अर्जित कर रही हैं। स्नातक में स्वर्ण पदक से आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। राष्ट्रकवि संगम द्वारा आयोजित गीति काव्य में प्रथम स्थान पाने पर आपको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। संगीत के क्षेत्र में हिंदुस्तानी संगीत, विशारद, लोक गायन के साथ साथ नृत्य में भी आपकी अद्वितीय दक्षता है। निरंतर साधना और प्रतिभा के बल पर आपने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर अपने कला प्रदर्शन को स्थापित किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा नूतन कवित्री सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया है। दस्तक प्रभात, समाज, संवाद, प्रमेय और संकला आदि समाचार पत्रों में आपकी कविताओं का लगातार प्रकाशन होता रहता है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज आप इस राष्ट्रीय कार्यशाला का संचालन कर रही हैं। महोदया, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार हमारे जो मुख्य वक्ता आज के हैं डॉक्टर राहुल खटे महोदय, आप उनका परिचय दें और उसके बाद फिर बाबू सर का अध्यक्षीय भाषण होगा, फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से धन्यवाद। नमस्कार सर, और मुझे जोड़ने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज महोदय डॉक्टर बाबू सर और खटे सर को मैं यहाँ देखकर अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आप लोगों को सुनने का मुझे मौका मिल रहा है। डॉक्टर राहुल खटे सर आज के वक्ता, विषय भारतीय भाषा विज्ञान में शब्द परिवर्तन और विदेशी शब्दों की व्युत्पत्ति की खोज। सर को आज हम वक्ता के रूप में प्राप्त करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। डॉक्टर राहुल खटे एक राजभाषा अधिकारी, लेखक एवं राजभाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं।
वह हिंदी के वैज्ञानिक विकास एवं कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। सर के लिए मैंने 4 लाइनें अपने आप से खुद थोड़ा सा प्रयास किया है एक नवलेखिका के रूप में। हिंदी का विज्ञान से जोड़ें, हिंदी को विज्ञान से जोड़ें, नित नए सपने गढ़ें। हिंदी को विज्ञान से जोड़ें, नित नए सपने गढ़ें, शोध प्रयास से राह सजाएं, दीप ज्ञान के सदा जिले। भाषा का मन गढ़ने वाले, भाषा का मन गढ़ने वाले यश की धारा बहते, भारत के गौरव पुरुष हैं आज हमारे वक्ता राहुल खटे, हैं आज हमारे वक्ता राहुल खटे। सर को मैं आमंत्रण करती हूँ और हम आप सब आपको सुनने के लिए बेताब हैं। सर, बाबू सर, आप अभी अपना वक्तव्य रख सकते हैं सर। या अगर समय लगे तो। हाँ उमेश जी, बस दो मिनट वहां पहुंच रहा हूं मैं, फिर भी बोलना शुरू करूंगा मैं। जी सर। आदरणीय राहुल जी, आज के वक्ता, और भाई उमेश जी, और संचालन कर रही स्वरूपा जी, और तमाम विद्वान मित्रों, सबको नमस्कार। तो मैं फिलहाल 2-4 मिनट के लिए यात्रा में हूँ अभी भी, तो इसलिए मैं सोच रहा था 2-4 मिनट बाद बोलूं, फिर भी मैं शुरू कर रहा हूँ बात। तो जैसे राहुल कटे जी जो है लगातार सक्रिय है, राजभाषा के क्षेत्र में ही नहीं, भाषा और प्रौद्योगिकी दोनों के क्षेत्रों में सक्रिय है, और विशेषकर भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा अध्ययन के क्षेत्र में राहुल जी सक्रिय हैं, और उनके कार्य से हम परिचित हैं। तो तभी हमने कहा कि हमारे साथ जुड़कर व्याख्यान दें, और उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है। इसके लिए राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन। और जैसे विषय का आपको स्पष्ट कर दिया विषय के संबंध में उमेश जी ने, तो राहुल जी आज हमें इस विषय पे मार्गदर्शन करने वाले हैं कि शब्द परिवर्तन, विशेषकर भाषा में जो भी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम अध्ययन करें, तो जो शब्द परिवर्तन की अवधारणा है, तो उस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विशेषकर विदेशी शब्द जो भी हम मतलब भारतीय शब्द हैं, तो तमाम भारतीय शब्द जो हम मानते हैं कि कहीं विदेशी शब्दों की के माध्यम से भारत में आए हैं, ये एक प्रकार से गलत अवधारणा है। क्योंकि एक तो दो दृष्टियां यहाँ हम लेंगे। एक दृष्टि, जैसे भाषा वैज्ञानिक जैसे कहते हैं कि एक बड़ा परिवार जो दुनिया में है भाषा मतलब भाषाओं के वर्गीकरण की दृष्टि से, तो वो एक परिवार है भारोपीय परिवार। तो भारोपीय परिवार में भारत, यूरोपीय और कुछ ईरानियन देशों से संबंधित भी मानकर ये कहते हैं कि भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, और भारोपीय परिवारों में आपसी संबंध है। हाँ, तो ये जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि है ये अपनी जगह है। और दूसरी जो बिंदु है वो जैसे शब्द परिवर्तन, जैसे विशेषकर हम लोग रूप वैज्ञानिक और शब्द वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। और आपको पता है शब्द विज्ञान कोई भाषा विज्ञान का एक शाखा तो नहीं है वास्तव में। रूप विज्ञान, ध्वनि विज्ञान तो है, लेकिन शब्द विज्ञान के बारे में आप पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो जरूर पढ़ेंगे, कारण आपको हिंदी में जो भी भाषा विज्ञान की पुस्तकें हैं, विशेषकर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक में आपको शब्द विज्ञान के नाम से उन्होंने एक अध्याय जोड़ा है, उसको वर्डोलॉजी भी कहा। और शब्द परिवर्तन जो है कई दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसका अध्ययन जो है मतलब शब्दों की उत्पत्ति की दृष्टि से, तो मतलब शब्दों का कहाँ से शब्द पैदा हुए, उनका सृजन कहाँ से हुआ, और वे जाकर कैसे बदलते गए। और शब्द परिवर्तन के जो आयाम भाषा विज्ञान में हम पढ़ते हैं वो बहुत सीमित आयाम ही वहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि परंपरागत दृष्टि से
और 2-4 आयाम जो भी है वही पाठ्य पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। वास्तव में विषय काफी व्यापक है, कारण आज दुनिया जैसे हम वैश्वीकरण, भूगोल, भौगोलिक मतलब भूमंडलीकरण जैसे शब्दों का तो प्रयोग कर ही रहे हैं। तो और जो भाषा विज्ञान जो 18वीं 19वीं सदी में जो पश्चिम की अवधारणा से जो विकसित हुई है, तो उसकी यदि हम देखें भारतीय परंपरा में यदि जाएं तो काफी सहस्राब्दियों का इतिहास है भाषा विज्ञान का। भले ही हमने उसको भाषा विज्ञान का नाम नहीं दिया है, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन का की ज्यादा लंबी परंपरा है। तो उस परंपरा के तहत जो है विस्तृत रूप से भाषा में शब्दों के परिवर्तन की दृष्टि भी है और अध्ययन भी विस्तृत है। और विशेषकर मैं इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आज जिस विषय को लेकर राहुल जी हमारे साथ पेश हुए हैं, तो वो शब्द परिवर्तन विशेषकर पश्चिमी जो अवधारणाएं हैं, तो वे लोग मतलब पश्चिमी शब्दावली विशेषकर आप ग्रीक और लैटिन शब्दों से जो यूरोपीय शब्दों का विकास हुआ है, उन्हीं के माध्यम से फिर हमारे शब्दों के विकास की बात कहते हैं। एक पक्ष वो है। दूसरा, जैसे भारतीय शब्दावली विशेषकर भारत में संस्कृत और अन्य जो आधुनिक भाषाएं हैं उनसे उत्पन्न शब्दावली को यदि आप देखें तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जो कि शब्द बदलकर विदेशों में विदेशी भाषाओं में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो इससे हमें भ्रम में डाला जाता है कि आमतौर पे कि ये शब्द विदेशी स्रोत से विकसित हुए हैं, तो विदेशी मूल से विकसित होने की बात कही जाती है। तो उस बात का खंडन एक दृष्टि से राहुल जी करते हैं और उसके लिए वे पूरे समर्थन करते हुए अपनी बात को रखते हैं। तो हम उनकी बात को आज ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं, तो भाषा प्रौद्योगिकी मतलब भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की दृष्टि से तो हम तमाम मतलब शैक्षिक जगत में चेतना जगा रहे हैं इस बात को लेके कि ये 1 मिनट में व्यवधान चाहता हूँ। तब तक मैं जितने हमारे आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, आप लोगों से निवेदन है कि अपना संक्षिप्त परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में उपलब्ध कराएं। हाँ उमेश जी, बस गाड़ी उतर रहा था। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2-4 शब्दों में मैं अपनी बात को पूर्ण कर दूंगा। जैसे ये राहुल जी जिस विषय को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हैं, वो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मुख्यतः ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हम शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं और इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य यही है कि हम भारतीय भाषाएं जो भी हैं इनका तकनीकी विकास हम करना चाहते हैं। तो तकनीकी विकास में कई सारे आयाम हैं। एक आयाम उसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन और विकास है और दूसरा उसका जो प्रौद्योगिकी विकास है। तो उस दृष्टि से भाषा से संबंधित जो भी चिंतन है, शब्दावली से संबंधित चिंतन, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा के तमाम आयामों पर अध्ययन जो है एक महत्वपूर्ण आयाम है। तो उस आयाम की दृष्टि से आज का जो ये जो व्याख्यान है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से आप ध्यान से सुनेंगे निश्चित रूप से और संवाद करेंगे वक्ता से, जिससे उनका अब तक का जो भी अध्ययन है तो उससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। तो बस संक्षेप में अपनी बात को यही मैं विराम देना चाहता हूँ और राहुल जी को आप ध्यान से सुनेंगे ज़रूर, और यदि संभव हो मैं अंत में भी फिर जुड़ूंगा। तब तक आपसे विराम लेना चाहता हूं। और राहुल जी, आपके इस व्याख्यान के लिए पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और स्वरूपा जी सफल संचालन कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। भाई उमेश जी लगे हुए हैं, तो मेरी अनुपस्थिति में भी कार्यक्रम को पूरा संभालेंगे। तो मैं अभी आप सबसे मतलब विदा लेते हुए बस कार्यक्रम से थोड़ी देर प्रस्थान करना चाहता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार महोदय। लगातार आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा है। आज तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप सुबह से लगे हुए हैं तिरुपति में। जो धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक अनुष्ठान चल रहा है वहाँ पर लगातार आपकी व्यस्तता है, फिर भी आपने समय निकालकर इस पटल को अपने अभिभाषण से, अपने अभिव्यक्त से समृद्ध किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए मैं सुश्री स्वरूपा सिंह से निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन आप करें। स्वरूपा मैम, स्वागत है। जी सर, नमस्कार। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। यह जो संगोष्ठी है, आज सभी को मैं एक निश्चित रूप से थोड़ा बता रही हूँ। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाकर तकनीकी रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से स्वयं पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुडुचेरी के हिंदी विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला में यह 43वां राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर मैं स्वरूपा सिंह आप सभी को स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय है भारतीय भाषा विज्ञान में शब्द परिवर्तन और विदेशी शब्दों की व्युत्पत्ति की खोज। अतः आज हमारे साथ इस कड़ी में जुड़े हैं ज्ञान चेतना जगाने के लिए आभासी माध्यम से डॉक्टर राहुल खटे जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे बाबू सर, जिन्होंने आज एक संक्षिप्त रूप से इतनी व्यस्तता में भी होकर थोड़ा बहुत हमें मार्गदर्शन किया है। इसी क्रम में इस राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला के संयोजन एवं पुडुचेरी विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। कार्यक्रम में सह संयोजन एवं मुझे थोड़ा सा भाग करवाने वाले उमेश कुमार प्रजापति अलख जी को मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं हमारे वक्ता महोदय डॉक्टर राहुल खटे जी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। वह एक राजभाषा अधिकारी, लेखक एवं भाषा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हैं। वह हिंदी के वैज्ञानिक विकास एवं कंप्यूटरीकरण के क्षेत्र में सक्रिय है। शिक्षा उनकी स्नातकोत्तर एवं पीएचडी की उपाधि प्राप्त है। वह एक बैंकर के साथ साथ भाषा अधिकारी हैं। उन्होंने कई पत्रिकाओं एवं वेबसाइटों पर लेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। उनकी विशेषज्ञता हिंदी के वैज्ञानिक विकास, भाषा प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं में डिजिटलीकरण में है। उनके लेखन हिंदी टेक जैसे वेबसाइट पर उपलब्ध है। मई 2024 में उन्हें ग्लोबल इंटरनेशनल और राष्ट्रभाषा हिंदी सेवा समिति द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैं अब सर खटे जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह अपने वक्तव्य रखें। तो और भाषा प्रौद्योगिकी के पटल पर डॉक्टर जयशंकर बाबू जी के माध्यम से प्रजापति जी, मैडम हेमा जोशी जी, आयोजक समिति और सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आपने ये चर्चा रखी है। आपके जो सत्र है, मैं देख रहा हूं पिछले कई सप्ताह से बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपके सत्र चल रहे हैं। ये सभी सत्र निश्चित रूप से न केवल उन लोगों के लिए लाभदायी है जो कॉलेज स्तर पर पढ़ रहे हैं, जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ रहे हैं, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो कार्यरत है, जो काम में है, जैसे कि राजभाषा के क्षेत्र में कार्यरत है, जो प्राध्यापक है या फिर जो शोधार्थी है, उनके लिए भी आपके विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनसे नित नई जानकारी सभी को हो रही है, हमें भी आपका लाभ हो रहा है। और निश्चित रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि हम अध्ययन जब करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति ने किसी विषय के बारे में पढ़ा नहीं होता है, उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ना शुरू करता है, किसी विषय की एक किताब पढ़ता है, फिर दूसरी पढ़ता है, तीसरी पढ़ता है, बार बार उसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसका ज्ञान जो है सीमित है, उसे और जानना चाहिए। ऐसा ही भाषा के मामले में है। हम जब भाषा विज्ञान पढ़ते थे, भोलानाथ तिवारी जी का उल्लेख जयशंकर बाबू सर ने किया, जिसको हम पढ़ते थे आज से लगभग मैं 10 से 15 वर्ष पूर्व की बात मैं आपको बताऊं कि उस समय हमने भी भाषा विज्ञान को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे हम राजभाषा के क्षेत्र में आए, अनुवाद के क्षेत्र में आए, हमें पता चला कि ये भाषा का क्षेत्र जितना हम समझते हैं उतना सीमित नहीं है।
यह क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। जिस प्रकार समुद्र है, समुद्र में जो है कई सारे ऊपरी लहरों से आपको पता नहीं चलता है कि उसके अंदर कितने सारे मोती भरे हुए हैं। भाषा का भी ऐसा ही मामला है, इसमें बहुत सारे मोती छिपे हुए हैं। वो हो सकता है कि हमारी आंखों से न दिखाई देते हो, लेकिन जब हम जितना गहराई में उतरते हैं तो हमें हमें नए नए जो मोती है उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें पता चलती है। हमने भी इसी प्रकार हमने थोड़ा भाषा के मामले में गोता लगाने की जब कोशिश की तो हमें पता चला कि राजभाषा के मामले में कई सारी चीजें जो है अभी भी अनभिज्ञ रही है। जैसे कि शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा था, जैसे स्क्रीन शेयर हो रहा है मैडम? जी हाँ सर, हाँ। तो अभी देखिए कि हमने देखा था भाषा विज्ञान में कि भाषाओं के शब्दों के जो प्रकार है वो कौन से होते हैं। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, इस तरह के शब्दों के प्रकार हमको बताए गए थे। वो जो शब्दों के प्रकार थे उनसे हमें शब्दों की एक जो है प्रारंभिक जानकारी होती है। फिर शब्द कौन सा होता है, जैसे तत्सम शब्द है, तत्सम मतलब संस्कृत के जैसा, ठीक है। तद्भव है, उससे उत्पन्न हुआ, और तद्भव है उसके बाद विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द जो है वह शब्द, विदेशी जो शब्द है उन शब्दों के बारे में जब हमने पता करने की कोशिश की तो वह शब्द भी हमें देखने में आए कि वह शब्द भी हमारे भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मैन शब्द है, MAN, मैन, अंग्रेजी का मैन शब्द हमें कई बार देखने में आता है, और तो उसी से मिलता जुलता हमारे पास में हिंदी में और अन्य भाषाओं में शब्द मनुष्य शब्द मिलता है। तो जहाँ यह मनुष्य शब्द है, आप थोड़ा लिख कर देखिए, तो मनुष्य शब्द जब आप लिखेंगे तो उसमें जो क्षत्रिय अपना जो क्ष आता है, दूसरा श जो आता है, पेट फटा श जो हम बोलते हैं, वो आधा आता है और यह लगा हुआ रहता है। ऐसे जो संयुक्त वर्ण है जिसे जोड़ाक्षर भी कहा जाता है, ऐसे लिखते समय बड़ी समस्या होती है। जो लोग इसको लिख लेते हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को समस्या होती है, जैसा आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जो है जिन शब्दों को लिख नहीं पाते हैं उनको या तो किसी और समीपस्थ शब्द में लिख देते हैं या तो उसको लिखना टाल देते हैं। तो अभी अंदाजा लगाइए कि मनुष्य शब्द से मैन शब्द कैसे बना होगा। आपको प्रथमतया ये पता चल जाएगा कि प्रथम दृष्टि से ही पता चल जाएगा कि मनुष्य का संक्षिप्त रूप जो है मैन है। आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, बीच में कोई बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं कि भाई मैं सही हूँ या नहीं। हालांकि हमने इस पर बहुत अध्ययन किया, उसके बाद ही हम बात बता रहे हैं। तो जैसे आप मेरे चेहरे पे चश्मा देख रहे हैं, चश्मा जो होता है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चश्मा जब हम लगाते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो स्पेक्टेकल हमारे पास शब्द है। मैंने खोज की कि भाई यह शब्द स्पेक्टेकल कैसे बना होगा, तो हमारे पास एक शब्द आता है स्पष्ट, क्योंकि चश्मा लगाने के बाद में आपको जो दिखाई देगा वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो मेरी खोज सही निकली, वो स्पष्ट का ही बिगड़ा हुआ स्पेक्टेकल शब्द बन गया। मतलब जो पहनने के बाद हमें स्पष्ट दिखाई देता है वो स्पेक्टेकल कहलाने लगा। हम नोज कहते हैं अंग्रेजी में, मराठी में और हिंदी में इसके लिए नाक शब्द है, संस्कृत में इसके लिए नासिका शब्द है। तो नास का नोज हो गया। माउथ शब्द है, MOUTH माउथ शब्द है। अभी अंग्रेजी की देखिए एक विशेषता है, वहां पे लिखा कुछ और जाता है और पढ़ा कुछ और जाता है। जैसे OU है लिखा माउथ में, लेकिन उच्चारण देखिए उसका MA की तरह ही होता है, माँ की तरह ही होता है। माउथ, यू जो है ओ का उच्चारण कहीं हो ही नहीं रहा। तो ये क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ होगा? तो मैंने इसके कारणों की खोज की, तो इसमें ध्वनि परिवर्तन के कई सारे नियम बताए गए हैं। उसमें कई अकारण हैं, कई सकारण हैं, मतलब कुछ जानबूझकर हो जाते हैं, कुछ अनायास हो जाते हैं। लेकिन इनमें एक बहुत ही सरल सा नियम देखने में आता है कि सिंप्लीफिकेशन, मतलब सहजता का प्रयत्न लागो, जिसे संस्कृत में कहा जाता है। मतलब मुझे यदि शब्द का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही है तो मैं उसको आसान बना लेता हूँ। जैसे ऑटो शब्द है, तो जो ऑटो चलाने वाला है वो कभी ऑटो बोलता नहीं है, वो ऑटो भी बोल देता है, ऑटो भी बोल देता है, जो उसे सुलभ लगता है वो बोलता है। स्टेशन, स्टेशन शब्द देखिए आधा स है, ट लगा हुआ है उसके ऊपर, इतना सारा शब्द कौन बोलेगा? तो वो क्या बोलते हैं, आम गांवों के भी लोग या फिर शहरों के लोग, स्टेशन चलोगे क्या? जो ऑटो का ड्राइवर है वो भी बोलता है स्टेशन चलोगे क्या। इन द सेंस क्या है, शब्दों को संक्षिप्तीकरण की बहुत ही सरल प्रक्रिया हमने अपना ली है, और यह प्रक्रिया जो है सहजता से चलती रहती है। हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।
अब इसमें हमारा ऐसा हुआ कि हमने शुरू में तो भाषा विज्ञान के कई सारे नियम पढ़े, उसके बाद में मेरा ध्यान इस पर गया कि कई सारे शब्द जो है बिल्कुल समान लगते हैं। जैसे अंग्रेजी में PATH पाथ शब्द लिखा है और हिंदी में पथ शब्द है, वही संस्कृत में भी है, तत्सम शब्द भी है, पथ शब्द। तो ये पाथ शब्द ये कहीं पथ से तो नहीं बना है। तो खोज करने के बाद पता चला कि यह पथ शब्द का ही पाथ शब्द बना है। ऐसा एक शब्द नहीं है। मेरी जो खोज कहती है, फिर मैंने इसको एक शोध के रूप में लिया कि भाई कितने शब्दों को हम संकलित कर सकते हैं। तो मेरा अनुमान लगभग ये था कि भाई कुछ शब्द हो गए, लगभग 50% तो हो गए ही, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। मेरा अनुमान उससे भी, मेरी जो खोज थी उससे भी ज्यादा शब्द मुझे मिले। लगभग 99.99% शब्द ऐसे मिले कि जो हमारी भारतीय भाषाओं से ही निकले, और उसमें जरूरी नहीं कि वो संस्कृत के ही शब्द, हमारे लोक भाषाओं के भी शब्द है। जैसे आपने कबीर का एक दोहा सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी बनाए, बिन पानी बिन साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो नियरे राखिए का मतलब यह होता है कि नियर, NEAR, नियर, निकटस्थ के लिए। अब देखिए संस्कृत में एक शब्द है निकट, तो निकट का नियर हो गया, नियरे बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? कबीर बोल रहे हैं। आज से कितने वर्ष बोल रहे, उन्होंने तो ये नहीं यार नियर अंग्रेजी का पढ़ा नहीं होगा, लेकिन वो भी नियर कह रहे हैं। तो क्यों कहा होगा? इसका कारण ये है कि हमारे गाँवों की बोली भाषाओं में ये सारे शब्द हैं। आपने देखा होगा पंजाब जो प्रांत है, पंजाब प्रांत से कई सारे लोग इंग्लैंड, यूरोप आदि देशों में जाते हैं। अब जब लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो स्वाभाविक सी चीज है, अपने साथ अपने घर, कपड़े, बर्तन आदि तो ले ही जाते हैं। अनायास रूप से वो अपनी भाषा भी लेके जाते हैं जो बोलते हैं। हमारे ध्यान में नहीं आता है। हम तो कपड़े लेके जा रहे हैं तो वो ध्यान में आ रहा है कि भाई मैं यहाँ से इंग्लैंड जा रहा हूँ तो मैं अपनी पेटी अटैची लेके जा रहा हूँ, तो उसमें सारे कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जा रहा है, अपने व्यक्ति अपने साथ अपनी भाषा भी तो लेके जा रहा है। तो भाषा जब ले जा रहा है तो यही के शब्दों के उच्चारण वो वहाँ के अनुरूप करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ का कोई शब्द व्यक्ति है और वो इंग्लैंड गया, वो कड़कड़ाटी ठंड में मान लीजिए उसे कुछ शब्दों का उच्चारण करना नहीं आता है। तो हमारे जो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, अभी भाषा विज्ञान का विषय है कि ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती है, दंत्य ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती है, कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है, ठीक है ना। तो ये भाषा विज्ञान का बहुत ही जटिल विषय है और बहुत जो बारीकी से लोग पढ़ते हैं वो सब जानते हैं। तो आम भाषा में यदि बताना हो कि भाई ओठ जो है जिस व्यक्ति के सिकुड़ गए हो, या फिर वो ठंड के कारण जिस व्यक्ति के ओठ जो है वो फट गए हो, तो वो क्या ओष्ठ ध्वनियों का सही ढंग से उच्चारण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो अपने अनुकूल जैसे शब्द का उच्चारण आता है उसी तरह से वो करता रहेगा। और शब्द परिवर्तन की यह प्रक्रिया केवल एक दिन की नहीं, कई वर्षों तक चलती रहती है। कोई व्यक्ति यदि 10 साल तक किसी व्यक्ति कोई शब्द गलत तरीके से लिखता, बोलता रहे या फिर सुनता रहे, तो लिखने में भी वही शब्द आ जाता है। और हालांकि उसे हम गलती कहते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टिकोण से, लेकिन भाषा विज्ञान की गहराई में भी जाने के बाद पता चलता है कि भाषा एक ऐसा तत्व है जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए हमारा यह कहना कि कोई शब्द गलत है, यह भी कहना गलत है। जैसे कोई व्यक्ति अलग ढंग से उसको उच्चारित कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत है, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है। वैसे कई सारे शब्द, जैसे मान लीजिए पत्र, पत्र शब्द ले लीजिए, बिल्व पत्र होता है। तो क्या पत्र शब्द ही अंग्रेजी में जाके PAPER पेपर तो नहीं हो गया है? आप लिख कर देखिए तो आपको और भी सरल हो जाएगा ये सारी चीजें। तो पत्र का कहीं पेपर तो नहीं हुआ, तो हो गया है। मेरा अनुमान, मैं जब मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं खोज करता हूँ, तो खोज करने के बाद पता चलता है कि ये शब्द सही है। इसी तरह से ये शब्द बदल गए हैं। जैसे आपने BOO के बुक शब्द सुना होगा। अब किसी भी व्यक्ति को मैं पूछूंगा कि भाई बुक शब्द कहाँ से आएगा, तो कोई भी, हमने बचपन से यही सुना है कि भाई बुक शब्द तो अंग्रेजी का है, BOO की बुक मतलब पुस्तक या फिर किताब। लेकिन क्या आपको मैं यदि बताऊंगा कि पुस्तक शब्द को यदि मैं रोमन में लिखूं PUSTAK और उसका पहला और अंतिम के यदि लुप्त हो जाए, आद्य वर्ण लोप और अंत्य वर्ण लोप, यह नियम है भाषा विज्ञान में। जो भाषा विज्ञान से जुड़े हैं, जो हमारे हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी है, जो पढ़ाने वाले, वो सब जानते हैं आद्य वर्ण और अंत्य वर्ण, और उसमें एक और है मध्य वर्ण। तो आद्य वर्ण और अंत्य वर्ण का यदि लोप हो जाए तो क्या शब्द बनेगा? तो उससे शब्द जो बनेगा वो PUK बनेगा उसके बाद, और उसके बाद में BOO की बुक शब्द बन गया। अब यहाँ पर जहाँ पर भी डबल वर्ण आता है वहां पे ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई वर्ण जो है वह लुप्त हो गया, इसलिए उसके एडजस्टमेंट के लिए BOO के लिख दिया। अंग्रेजी में एक और शब्द है GOOD, गुड। गुड होता है मतलब कोई चीज अच्छी होती है, अच्छी दिखने में होती है या फिर स्वाद में होती है।
लेकिन यही गोड शब्द मराठी में हम जो बोलते हैं किसी व्यक्ति को, मतलब किसी बच्चे को बोलना है कि तू खूब गोड दिखते, इसका मतलब क्या होता है? वो सुंदर दिखाई देते हैं। वहाँ पे गोड का मतलब स्वाद से नहीं है, अच्छा दिखने से है, इन द सेंस अच्छे से वहाँ पे तात्पर्य है। तो जो गोड शब्द है, यदि मैं अंग्रेजी में लिखूँ GOD लिखूँ, तो वो GOOD गुड जो अंग्रेजी का है वही हो जाएगा। ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे अहोरात्र शब्द आपने देखा होगा, अहोरात्र को लिखिए, पहला वर्ण और अंत्य वर्ण को काट दीजिए तो क्या बनेगा? होरा शब्द बनेगा। होरा शास्त्र ज्योतिष में बहुत प्रसिद्ध एक शब्द है, होरा शास्त्र भी जाना जाता है। उसमें क्या होता है? उसमें दिन के जो घटिकाएं होती है, जो समय होता है, उसी का अध्ययन होता है, और उसी से बिगड़ के HOUR आवर शब्द बन गया अंग्रेजी का। हावर नहीं बोलना है, HOUR आवर बोलना है उसको। तो देखिए कि उच्चारण के लिए भी हमें सिखाया गया कि इसको आप इस तरह से बोलिए। क्यों बोलिए? क्योंकि हाँ का उच्चारण, एच का उच्चारण वहां पर करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यूरोपियन लोग उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उनकी शैली में उनका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो उसको साइलेंट वर्ड बोलते हैं। लेकिन वह समस्या हमारे साथ तो नहीं है, हम तो उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन हमें भी ये सिखाया जाता है कि इसका उच्चारण नहीं करना है, उसको साइलेंट बोला जाता है। लेकिन सवाल ये होता है, यदि साइलेंट ही था तो भी लिखना क्यों था? इसका मतलब वो कहीं से तो आया हुआ है, तो वो हमें देखना होगा कि वो शब्द कहाँ से आए हैं। तो अहोरात्र का होरा शब्द बच गया, उसका होरा का HOUR बना लिया, लेकिन उच्चारण करते समय और बोलना। तो इस तरह से कई सारे शब्द है। इसी तरह का नियम जो है, मैं जब मुंबई में था तो वहाँ पे एक इरला रोड बहुत प्रसिद्ध रोड है, वहाँ पर IRLA इरला रोड, लिखावट में भी इरला था और कई जगह वही दिखाई देता। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि इरला किस व्यक्ति का नाम है? तो बोले इरला किस व्यक्ति का नाम है। मैंने फिर किस आधार पर यह नाम रखा गया? तो बोले हमें भी पता नहीं। काफी खोज करने के बाद पता चला कि कोई बिरला था, बिरला के नाम पे वह नाम था। फिर मैंने कहा ये बिरला से इरला कैसे हो गया? तो आप सामने वाले व्यक्ति ने मुझे बताया, बोले आप लिखिए बिरला, बिरला के पहले अवर्ण काट दीजिए। बोले क्या होगा? वो बचेगा जो है IRLA बचेगा। तो इरला रोड हो गया। इरला रोड बहुत प्रसिद्ध रोड है विले पार्ले में, मुंबई में। आप जब जाएंगे तो आप देख भी सकते हैं, इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन इन शब्दों की जो व्युत्पत्ति है, इनके अर्थ तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन व्युत्पत्ति कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि व्युत्पत्ति के लिए अलग कोश होते हैं जिसको इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी, ऑक्सफोर्ड ने भी इस तरह की इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी प्रसिद्ध की है। अन्य भी इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी प्रसिद्ध है, वो उपलब्ध भी है, लेकिन उनके साथ समस्या देखिए क्या है। उन्होंने जो व्युत्पत्ति दी है उनके रिकॉर्ड के अनुसार उपलब्ध शब्दों के आधार पर दी है। जैसे मान लीजिए मैं कोई शब्द सर्च करता हूँ, जैसे WORD वर्ड शब्द को यदि मैं सर्च करता हूँ कि वह शब्द कैसे बना होगा, शब्द को ही देखते हैं कि वह शब्द कैसे बना होगा, तो वर्ड शब्द की उसमें आपको WAD ऐसा कोई स्टार WAD डैश इस तरह का अंग्रेजी का रोमन में तिरछी लाइन में लिखा हुआ शब्द मिलेगा। अब ये वर्ड क्या है? तो हमारे यहाँ पे वद शब्द का मतलब होता है किसी चीज को वदना, वदन होता है, बोलने के सेंस में। तो हम जो वद धातु है उसी से बना हुआ वर्ड शब्द जिसका हम उच्चारण करते हैं। ऐसे कई सारे शब्द है। ऐसे नामों में आप देख सकते हैं कई सारे नाम है। जैसे मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस नाम है, और यदि वह शब्द सही ढंग से कोई उच्चारित नहीं कर पा रहा है, या फिर अन्य कई सारे कारण है जो भाषा विज्ञान के कारणों का हम अलग रखेंगे, लेकिन उस उच्चारण बिगड़ कर क्या हो गया होगा? मान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस है, उस शब्द को यदि कोई उच्चारित करे तो गलती से वह शब्द बन जाएगा डेविड फर्नांडिस। अब देखिए, डेविड फर्नांडिस पूर्णतः अलग शब्द लगता है और देवेंद्र फडणवीस पूर्णतः अलग शब्द लगता है। तो ये शब्द परिवर्तित होते रहते हैं, लिखावट में भी आ जाते हैं, स्पेलिंग बदलते हैं, वर्तनी बदलते हैं। ऐसे कई सारे शब्द आपने देखा होगा, अमर अकबर एंथोनी फिल्म में आपने देखा होगा, माय नेम इज एंथोनी गोन्साल्विस जब वो कहता है, तो एंथोनी गोन्साल्विस क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए थोड़ा। यदि उसको मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिखूं या फिर भारतीय भाषा के हिसाब से, तो हो जाएगा एकनाथ गोसावी शब्द। हमारे जो पाठक है मुझे टिप्पणी दे सकते हैं कि भाई हम जो अनुमान लगा रहे क्या केवल अनुमान है, लेकिन नहीं, ये अनुमान नहीं है। मैंने कई वर्षों तक इसको स्टडी करने के बाद में मेरा निष्कर्ष ये सही निकला कि ये शब्द जो है हमारे थे, उनका उच्चारण करना नहीं आया। इसके कारण यूरोपियन लोगों ने या वो अंग्रेजों ने भी इसके उच्चारण बिगाड़ दिया। आप में से जो लोग बंगाल के प्रांत से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि अंग्रेजों का शासनकाल बंगाल आदि राज्यों में शुरुआत वहां से हुई थी, तो आपने देखा होगा कि वहां के कई सारे नामों में भी परिवर्तन है। बैनर्जी शब्द देखिए क्या है, चट्टोपाध्याय शब्द क्या हो गया, चटर्जी शब्द हो गया,
कई सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे कि जो पूर्णतः बदल गए। ऐसे कई सारे नाम हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई चतुर्वेदी शब्द है, चतुर्वेदी का क्या हो गया, कहीं चटर्जी तो नहीं हो गया। चट्टोपाध्याय नाम था, चट्टोपाध्याय का चटर्जी तो नहीं हुआ। बैनर्जी शब्द है, क्या होता पहले। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है? जी हाँ, थोड़ी कट कट के आ रही है सर, एक बार नेटवर्क देख लें। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे कई सारे जो शब्दों के मैंने उदाहरण बताए, उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि शब्द परिवर्तित होते हैं। शब्दों में के अर्थों में भी परिवर्तन होता है, उनके रूपों में भी परिवर्तन। इसे रूप विज्ञान के नाम से भाषा विज्ञान में जाना जाता है। लेकिन यह विषय थोड़ा सा क्या हो गया है, भाषा विज्ञान में थोड़ा सा विद्यार्थियों को भी बोझिल लगता है या फिर थोड़ा सा बोरिंग लगता है। लेकिन इसको बड़ा ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैंने कई सारा प्रयास किया इसमें। तो हमारा एक शब्द अनुसंधान नाम का फेसबुक पेज है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। देवनागरी लिपि में आप शब्द अनुसंधान यदि लिखेंगे तो वहाँ पर यह आपको पेज मिलेगा। साथ ही शब्द अनुसंधान नाम का एक व्हाट्सएप ने प्लेटफॉर्म भी बनाया है। उसमें आपको जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको जिस दिन से जुड़ेंगे वहीं के पोस्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि आप जाएंगे तो आपको पहले की भी पोस्ट मिलेगी। आप भी इस सुविधा का उपयोग ले सकते हैं। उसको चैनल बोल जाता है, चैनल बोला जाता है व्हाट्सएप में। चैनल जो है शब्द परिवर्तन, शब्द अनुसंधान के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें शब्दों के परिवर्तन के बारे में आप आसानी से जान समझ सकते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनके बारे में हम यदि पढ़ेंगे तो और हमें रुचि जगती है कि यह शब्द कैसे परिवर्तित हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी खोज की है तो भाई इसका उपयोग क्या है। तो इसका उपयोग सबसे बहुत अच्छा उपयोग ये है कि जो ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हुए आपने देखा होगा कि अंग्रेजी ग्रामर पढ़ते हुए कई सारे जो नियम है वो जल्दी से समझ में नहीं आते, या फिर वो क्यों बदल गए होंगे यह भी समझ में नहीं आते। जैसे आई के सामने एम लगता है, लेकिन यू के सामने एम नहीं लगता है, वी के सामने भी एम नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? तो आप यदि खोज करेंगे तो वह मूल शब्द बना किस कैसे। जैसे आई एम लिखेंगे तो वो अहम शब्द है, अहम, अस्थि। ठीक है, तो अस्थि का जो है क्या बच गया, ईज बच गया। सिर्फ अस्थि का मतलब ईज है, या फिर है के लिए है, या फिर मराठी में आहे के लिए है। ऐसे कई सारे शब्द आपको बताए जा सकते हैं। इससे व्याकरणिक जो जटिलताएं हैं, खास करके जब हम अनुवाद करते हैं एक भाषा से जब हम दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो ये सारी समस्याएं आती है। लेकिन इन समस्याओं के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि भाई ये शब्द बदलते हैं, इससे क्या होता है। शब्द तो बदल ही रहा है, साथ ही साथ वाक्य रचना भी बदल रही है। वाक्य रचना बदलने के कारण आपने देखा हो कहीं पर एस प्लस वी प्लस ओ हो जाता है, कहीं पर एस प्लस ओ प्लस वी हो जाता है। तो जब हम हिंदी से अंग्रेजी या फिर अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कौन सा जो है कौन सा वर्ब और ऑब्जेक्ट पहले आएगा या बाद में आएगा। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि आवाज की थोड़ी समस्या लग रही सर है। एक बार अगर संभव है तो आप लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करें, कभी कभी उसकी वजह से भी हो जाती है। अभी भी आवाज आ रही है क्या? अभी आ रही है, क्लियर आ रही है अभी आवाज? अभी आ रही है सर, बीच बीच में काफी वो मतलब स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, एक सेकंड बस। तब तक जितने हमारे आभासी श्रोता जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है कि अपना संक्षिप्त परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दें। और इसके साथ ही अगर इन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं के दौरान आप किसी प्रकार से हमारे पठन को समृद्ध करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप संपर्क कर सकते हैं सीधे तौर पर मुझसे भी या डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से। जी, अब आवाज आ रही होगी साफ? जी हाँ, अभी आ रही है सर, एकदम बिल्कुल। थोड़ा खिड़की बंद थी शायद, इसके कारण हो सकता है। अभी मैंने दरवाजे खिड़कियां खोल दी है। तो देखिए ये विषय जो है ना, वैसे भाषा विज्ञान में तो है, इस पर प्रश्न आते हैं ध्वनि परिवर्तन के नाम से, लेकिन हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? हमने भी ध्यान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसकी इतनी गहराई है। लेकिन जब मेरी रुचि इस विषय में जगी और मुझे लगा कि इस विषय पर काम करना चाहिए, तो मैंने अंग्रेजी के सभी शब्दों की जो मूल व्युत्पत्ति है वो कहाँ से हुई वो देखा। तो उसमें पता चला कि प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट से इसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। और प्रत्येक शब्द के लिए PIE रूट अर्थात प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट यह बताया जाता है। अब वह प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट क्या है? जैसे कंप्यूटर में आप देखते हैं कि मुझे यदि कंप्यूटर में
कमांड प्रॉम्प्ट देना है तो मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पूरा नहीं लिखना है, मुझे क्या लिखना है, मुझे केवल CMD लिखना है। सर्च में यदि मैं CMD लिखता हूं तो कमांड प्रॉम्प्ट का ब्लैक विंडो खुल जाता है। आपने भी देखा होगा कंप्यूटर में जब आप प्रयोग करते हैं, और उस स्क्रीन में जब आप जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद में, उसमें मान लीजिए आपको कंप्यूटर का पूरा IP कॉन्फ़िगरेशन यदि जानना है तो IP कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, उसमें IPCONFIG इतना ही लिखते हैं और एंटर करते हैं। तो उससे होता क्या है कि आपका कंप्यूटर का पूरा IP कॉन्फ़िगरेशन जो है ओपन हो जाता है कि भाई आपका DNS क्या है, उसके कई सारे उसमें तत्व आ जाते हैं, 3-4 जो है आपको उसमें लाइन मिल जाएंगी कि आपका कनेक्शन कौन सा है। उसमें पहला तो रहता है कि आपका रीजन कौन सा है, देश कौन सा है, आपका स्टेट कौन सा है, ये सारी उस लैंग्वेज में लिखा रहता है जो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट है वो जानते हैं। शब्दों के साथ भी ऐसा ही है। जब हम प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट अर्थात PIE की खोज करते हैं तो हमें पता चलता है कि मूल शब्द किस शब्द से, धातु से आया। अब वो अंग्रेजी में उसे रूट कहते हैं, हम संस्कृत में उसको धातु कहते हैं। तो जी, फेसबुक पर भी इसी नाम से मिलेगा आपको, देवनागरी में शब्द अनुसंधान आप टाइप करेंगे तो मिलेगा, इसी नाम से मिलेगा। शब्द अनुसंधान देवनागरी में लिखेंगे तो आपको यही इसी नाम से पेज मिलेगा। तो हम जब देखते हैं कि कंप्यूटर में जैसे CMD करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है, IPCONFIG टाइप करते हैं, IPCONFIG टाइप करते हैं, IP कॉन्फ़िगरेशन खुल जाता है। उसी प्रकार अंग्रेजी के PIE रूट को यदि आप सर्च करते हैं तो उससे वो शब्द किस शब्द से बना है यह पूरी हिस्ट्री आ जाती है। साथ ही साथ वह शब्द कौन से शब्द में उनकी भाषा में आया है वो भी पता चल जाता है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि वह शब्द जो 12वीं शताब्दी में आया, 13वीं शताब्दी में आया, 14वीं शताब्दी में आया। अब सवाल यह आता है कि कोई शब्द यदि मैं मान लीजिए मैन शब्द ही ढूंढ रहा हूँ, उसमें MEN लिखा है और उसके सामने डैश लिखा है, तो हमें ये खोज करनी है कि भाई star.MEN क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब किसी ऐसे शब्द से बना है जिसके सामने यन के आगे के शब्द गायब है, अर्थात लुप्त हो गए। अब वो कौन सा शब्द हो सकता है, तो हम तो जानते ही है कि मनुष्य शब्द है, मनुष्य शब्द से मैन बना है। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे, प्रत्येक हर कई शब्द नहीं बल्कि प्रत्येक शब्द आपको ऐसा मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये खोज के लिए बहुत बड़ा विषय है कि जिनको हम विदेशी शब्द समझ रहे हैं, जैसा कि जयशंकर बाबू ने परिचय में बताया था कि विदेशी शब्द हो, खासकर हम विदेशी शब्द कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए CUP कप शब्द है, CUP कप शब्द है, वह यदि मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति को पूछूंगा तो यही कहेंगे कि भाई अंग्रेजी का शब्द है जिससे हम चाय आदि पीते हैं, तो वह कप शब्द तो विदेशी भाषा का है। लेकिन क्या अभी आपने, जो लोग गाँव से जुड़े हैं, क्या अभी आपने कभी कुप्पी शब्द सुना है? कुप्पी शब्द मतलब जिसमें तेल आदि भर कर रखा जाता है या फिर द्रव पदार्थ भर के रखा जाता है। तो कुप्पी शब्द यदि मैं अंग्रेजी में लिखूं CKUPPI तो कुप्पी शब्द वही लिखूंगा। तो वो जो के है और सी है, आपने देखा होगा कि सी लिखा जाता है लेकिन उच्चारण क होता है। इसका भी कारण, बहुत बड़ा कारण, इसका कारण ये है कि हमारे पास जैसे हमारे जो वर्णाक्षर है, यदि वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो उसमें 64-63 वर्णाक्षर मिलते हैं। उसके बाद में वो घटते घटते 52 पर आ गए, हिंदी में हम 42 तक आ गए, उसके बाद वो 36 तक सिमट कर रह गए। और वही वर्णाक्षर जो है अंग्रेजी की रोमन लिपि में 26 में ही समाप्त कर रहेंगे। अब कोई कहेगा कि नहीं वहां पे छोटा और बड़ा होता है तो 62 और 62 को तो 52 हो जाता है। तो होता है वो ठीक है, गणित के दृष्टिकोण से हो जाता है, लेकिन उच्चारण से वो नहीं होता है। जैसे कैपिटल में लिखते समय सी कैपिटल लिखेंगे, लेकिन उच्चारण करते समय बड़े सी का उच्चारण और छोटे सी का उच्चारण एक ही हो गया। इसका मतलब वह व्यवस्था वहां पे काम नहीं आती है जो उच्चारण के लिए हम प्रयोग में। तो अब यदि मान लीजिए कि मुझे कोई ऐसा शब्द लिखना है कि जिसके लिए उनके पास में शब्द है ही नहीं, जैसे अंग्रेजी भाषा की मैं बात करूं तो ए से यदि शुरू करूं और जेड तक आऊं, तो कोई मुझे व्यक्ति बताएगा कि भाई अ के लिए कौन सा वर्णाक्षर अंग्रेजी भाषा में आता है? अ के लिए कोई भी वर्णाक्षर अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। शुरुआत देखिए कहाँ से हो रही है, ए से हो रही है, ठीक है, ABCD इस तरह से हो रही है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि जो 12 वर्णाक्षर है, 12 या 13 वर्णाक्षर है, जो देवनागरी हिंदी में 11 कहे जाते हैं, कहीं पर 11 है, कहीं 12 है, कहीं 13 है। इन द सेंस कहीं पर, इन द सेंस मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय भाषाओं की जब बात कर रहे हैं, जैसे मराठी है, तमिल, तेलुगु, गुजराती, तो तेलुगु वगैरह में उसमें भी अंतर आ जाता है। लेकिन होता क्या है कि इनकी संख्या में कम ज्यादा होने के कारण उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे अ शब्द का उच्चारण करने के लिए ए का प्रयोग करना है, लेकिन अ की ध्वनि वाला कोई वर्णाक्षर अंग्रेजी भाषा में है ही नहीं। जो मूल ए का हम प्रयोग कर रहे हैं वह ए है, अ उसका उच्चारण नहीं होता है।
ऐसा ही सी का है, बी का है, डी का है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये शब्दों का उच्चारण मैंने जानबूझकर आपके सामने इसलिए किया क्योंकि प्रत्येक वर्ण का उच्चारण करने की तरीका अलग है। हमारे यहाँ पे जैसे आप क लिखेंगे, क का पूरा पढ़ा लेंगे, क का की कु के कई को का, इसके 12 स्वरूप आपको मिलाई दिखाई देंगे। तो हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे पास अ से लेके अहाँ तक 12 स्वर है। क से लेके क के कितने वेरिएशन है? 12-13 वेरिएशन हमारे पास है। ऐसे प्रत्येक वर्ण का है, क का लीजिए, ख का लीजिए, सभी वर्णों के हम वेरिएशन के साथ में शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो मेरा मानना ऐसा है, या फिर सभी का, हम भारतीयों का मानना यही है कि भारतीय लिपि क्यों वैज्ञानिक और समृद्ध मानी जाती है, क्योंकि हमारे पास साधन ज्यादा है। आपने भी देखा होगा, जिस व्यक्ति के पास में जितने ज्यादा साधन होते हैं वो ज्यादा समृद्ध माना जाता है। आपके पास में केवल एक वाहन है, आपके पास मान लीजिए सिर्फ साइकिल है, तो आप इतने समृद्ध नहीं माने जाएंगे उस व्यक्ति की तुलना में जिसके पास में मर्सिडीज है, 4 व्हीलर है, या फिर गाड़ी है, या फिर अन्य गाड़ी है। तो अंग्रेजी के साथ समस्या यह है कि कुछ लिमिटेड वर्णों में ही आपको सारी बातें बतानी है। इसलिए होता क्या है कि लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, समझने के लिए आपको डिक्शनरी देखनी ही है। तो ये कुछ समस्या है भाषा के साथ है। अब क्योंकि हम भारतीय हैं, हम भारतीय परिवेश में पले बड़े हैं, तो हमारे लिए भारतीय भाषा में उच्चारण, शब्दों का उच्चारण करने के, खासकर जो संयुक्त वर्ण है उनका उच्चारण करने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वह समस्या यूरोपीय लोगों को बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से वर्णों को सिंप्लीफिकेशन कर लिया। इसके कारण वो शब्द बदल गए। हमें लगता है कुछ और शब्द है, लेकिन वो हमारे शब्दों का जो है बिगड़ा हुआ रूप है। जैसे नाक शब्द है, नासिका शब्द का, तो उन्होंने क्या कर दिया, नासिका शब्द को क्या बना दिया, NOSC, नोज बना दिया। मुख शब्द का माउथ हो गया, हस्त शब्द का हैंड हो गया। सदरा शर्ट है, जैसे मैंने ये सदरा पहना है, तो सदरे का जो है SHIRT शर्ट हो गया। तो ऐसे कई सारे शब्द है। जैसे पतलून है, या पतलून का पैंट हो गया। तो ऐसे कई सारे शब्द है, उनका जो है रूप बदल कर कुछ और हो गया। जैसे कपबर्ड हम बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे कपाट शब्द है, कपाट का कपबर्ड है। तो दीवाल है, THEWA वाल, तो ये दीवार शब्द है, और दीवाल भी बोला जाता है। तो उसी को देखिए अंग्रेजी में लिखिए तो दीवाल हो गया। तो कहीं इनमें साम्यता ऐसी शब्दों में क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि उनका ध्वनि मूल एक ही है। उसके DNA में हम यदि जाए तो उसका ध्वनि मूल वही मिलेगा। और उसको व्यक्त करने की जो तकनीक मैंने आपको बताई, क्योंकि हम भाषा और तकनीक और प्रौद्योगिकी के पटल पर बात कर रहे हैं, तो प्रौद्योगिकी इसमें जुड़ी हुई है। जैसे कंप्यूटर में यूज किया जाता है, CMD लिखने के बाद में कमांड प्रॉम्प्ट आता है, IP कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन पूरा खुल जाता है। उसके बाद और कई सारे प्रिंट, जैसे मान लीजिए प्रिंट की कमांड है, तो प्रिंट पूरा नहीं टाइप करना पड़ता, तो उसमें कुछ शब्द ही होते हैं, वो टाइप करने से वो जो है वहाँ पे वो पूरा प्रोग्राम खुल जाता है। जो लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, जैसे C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, कोबोल, इन भाषाओं से जो लोग परिचित हैं, उनको मेरी बात और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। और भाषा तो एक ऐसा विषय है कि मैं देखता हूँ कि किताबों से भी ज्यादा आप सुनकर भाषाओं का ज्यादा अध्ययन कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके पहले किसी भाषा वैज्ञानिक ने कहा होगा कि भाई आप किताबों को जो है ना, भाषा का अध्ययन किताब पढ़ने से भी ज्यादा भाषाओं को सुनने से आएगा, और निश्चित रूप से आता है। और खासकर ये तब आता है जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। आप जब एक ही राज्य में रहते हैं तो आप मान लीजिए अपनी मातृभाषा बोलते हैं या फिर अपनी बोली बोलते हैं, तो समझ में नहीं आता। जब आप दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो यह भेद समझ में आता है और उसकी समानताएं भी समझ में आती है। जैसे मैं कर्नाटक में था, हुबली में था, बेलगाम में था, तो वहां पे होरगड़े शब्द था, इकड़ बन्नी शब्द था। तो जो इकड़ बन्नी था, मतलब इधर आइए के लिए शब्द जो प्रयोग होता था, वो इकड़ बन्नी क्या है, तो मराठी में भी शब्द है इकडे। इकडे मतलब जिस साइड, इधर आना। और होरगड़े के लिए वो तिकड़े, मराठी में भी तिकड़े शब्द है। तो कई सारा जो है ये मिलते जुलते शब्द जो है इससे पता चलता है। मैं पंजाब प्रांत में था, तो वहां से भी मैं कई शब्दों का ऐसा देखता था कि वो शब्द संक्षिप्तीकरण कर देते। जैसे 32 शब्द है, 32 के लिए 32 शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो 32 बोल रहा था। एक बार मैं बस में जा रहा था, तो कंडक्टर क्या बोलता है, 32, फिर बोल रहा है 31। शुरुआत तो उन्होंने 36 से की थी, 36, 35, 34, 33, 32। मैंने बोला ये कम क्यों हो रहे? तो क्योंकि जैसे जैसे स्टेशन कम आ रहा पास में आता था, तो वो उसका रेट कम हो रहा था। तो मैं देखा कि ये जो है एक ही शब्द को अलग ढंग से बोलने के कारण ये शब्द संक्षिप्तीकरण हो गया, लेकिन अलग अलग रहा है। जैसे पंजाबी में कुछ और ही है, सिफर शब्द आता है जीरो के लिए। सिफर और जीरो कई बार आपको एक जैसा शब्द मिलेगा।
जेरोक्स शब्द लिख लीजिए, जेरोक्स में जेड लिखा जाता है कहीं कहीं पे, कहीं पर एक्स लिखा जाता है। तो ये शब्द आप कहाँ से आया होगा? मुझे थोड़े पाठक भी जो है अपनी टिप्पणी दे तो, और या फिर ऐसे कुछ शब्द भी आप पूछ सकते हैं जिनके बारे में आपको प्रश्न हो कि भाई ये शब्द ऐसा क्यों लिखा जाता है, या फिर इसमें कहीं हमारा भारतीय तो परिवेश नहीं है। जैसे छाया शब्द है, छाया शब्द को देखिए, किसी अंग्रेज को बोलिए कि भाई तुम छाया शब्द बोल के दिखाओ, तो वो बोलेगा कि छाया तो मैं कैसे लिखूं, तो उसने जेरोक्स लिख दिया होगा। और हमने एक खोज की, पता चला कि ये हमारा अंदाज सही है, क्योंकि छ की ध्वनि जो है उन्होंने उसको एक्स में या फिर जेड में उन्होंने उसको परिवर्तित कर लिया। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, इसके कई सारे नियम बने हुए। आप यदि ध्वनि परिवर्तन के नाम से भाषा विज्ञान में जाएंगे तो ये आपको प्रकरण मिलेगा। इस विषय का जो अध्ययन होता है उस विषय को भी भाषा विज्ञान में सम्मिलित किया गया है, लेकिन ज्यादा प्रश्न इस पर नहीं आते। गलती से 5 या 10 मार्क का कोई अंक आ गया, प्रश्न आ गया तो आ गया। हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में बहुत इसमें मेरी रुचि जगी, मैंने शोध किया तो ये मुझे मिला। ये जिस प्रकार के ग्रंथों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि भाई शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार के ग्रंथों में होती है या फिर शब्दकोश में होती है, उसको व्युत्पत्ति कोश कहा जाता है, इसको इटिमोलॉजिकल डिक्शनरी कहा जाता है। तो मैंने शुरुआत में कुछ लाइब्रेरीज में सर्च किया तो मुझे तो नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट पे सर्च करने के बाद पता चला कि 200 वर्ष पूर्व की व्युत्पत्ति कोश भी उपलब्ध है। जब अंग्रेजों का शासन काल भारत में शुरू हुआ था, उन्होंने संस्कृत को जानने के लिए, भारतीय भाषा को समझने के लिए, यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए कुछ शब्दकोश बनाए थे। यहाँ से लोगों से शब्द समझकर ही उन्होंने हमारे कोश बनाए। उन कोशों को हम आज पढ़ते हैं। मतलब यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पेड़ों की कोई गणना कर रहा है या फिर पेड़ों का नामकरण का कोई कार्य कर रहा है अंग्रेजों के समय में, तो वह व्यक्ति गांव में जाता है और पूछता है कि भाई ये इस पेड़ का नाम क्या है। तो उसे तो पता नहीं, क्योंकि नीम का पेड़ मान लीजिए कि यूरोप आदि में नहीं होता है, उसने पहली बार देखा, तो वो क्या पूछेगा लोगों की, भाई इसका पेड़ का नाम क्या है। तो गाँव के लोग तो सीधे सरल, उनको पता है कि भाई ये पेड़ तो है हमारे आजाद दरख्त हिंद है। अब ये आजाद दरख्त हिंद क्या है, तो इसको यदि आप गहराई में जाके देखेंगे तो नीम के पेड़ के लिए आप जब बॉटनिकल नेम सर्च करेंगे तो आपको आजाद दरख्त इंडिका मिलेगा। अभी आजाद दरख्त हिंद का उसी का नाम बॉटनिकल नेम आप देखिएगा क्या है, तो वही है, आजाद दरख्त हिंद ही है, लेकिन रोमन लिपि में लिखने का कुछ और पता लगता है। पीपल के पेड़ के लिए भी इस तरह का कुछ नाम है, रिलीजियस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धर्म और पूजा आदि होती है, उससे रिलीजियस से जोड़ दिया। बॉटनी शब्द है, आपने देखा होगा कि वनस्पति शास्त्र जो है जिसका अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसे हम बॉटनी कहते हैं। तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ पे संजीवनी बूटी शब्द आप सभी ने सुना होगा, संजीवनी बूटी। तो अब वो बूटी का तो कहीं बॉटनी नहीं हुआ है। आप में से जिस किसी व्यक्ति ने पहली बार सुना है कि भाई बूटी का बॉटनी तो नहीं हुआ है, आश्चर्य लगा होगा आपको, लेकिन आपको खुशी भी हुई होगी कि बूटी का ही बॉटनी हुआ है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों को हम बूटी कहते हैं, जड़ी और बूटी कहते हैं, उसी का अध्ययन तो वनस्पति शास्त्र में होता है, तो उससे वो बॉटनी शब्द बन गया। लेकिन उनकी जो इटिमोलॉजी है उसमें यह लिखा नहीं है। यह जब आप स्वयं सर्च करेंगे तो आपको उन शब्दों में समानता मिलेगी। अब एक और शब्द देखते हैं, केमिस्ट्री शब्द है। केमिस्ट्री शब्द का स्पेलिंग क्या लिखते हैं? केमिस्ट्री का लिखेंगे हम CHEMISTRY। अब ये तो लिखा है केमिस्ट्री लिखा है, तो हम इसको केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसा क्यों है? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ पे एक शब्द है संस्कृत में, चमस शब्द आता है। रसायन शास्त्र में या फिर जो आयुर्वेद में से जुड़े जो लोग हैं वो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि चमस शब्द क्या होता है। द्रव पदार्थ या फिर औषधीय तत्वों को कहते हैं चमस, और वह द्रव पदार्थ जिससे हम खाते या पीते हैं उसको चम्मच हम कहते हैं। तो चमस ही केमिस्ट्री हुआ, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री हम उसको उच्चारण करते हैं। तो बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अन्य विषयों को भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बने हुए होंगे। तो कई सारे शब्द है, जैसे श्वेत शब्द लीजिए, रंगों में आते, रंगों पर आते हैं, थोड़ी चर्चा करते हैं। समय तो हमें सर ने बताया था कि आप लगभग जितना चाहिए समय ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी सीमा को बांध लेता हूँ और लगभग 7:30 बजे तक हम समाप्त करेंगे। तो अब एक और शब्द लेते हैं कि हम एक और शब्द मैं बता रहा था, अभी भूल रहा हूँ। जैसे व्हाइट शब्द है, WHIT व्हाइट। तो व्हाइट शब्द ऐसा बोलते हैं, WHITE लिखते हैं। अब ये व्हाइट शब्द कैसे बना हो? आपने
व्हाइट के लिए आप यदि संस्कृत में शब्द देखेंगे या फिर तत्सम शब्द देखेंगे तो वहां पे शब्द मिलेगा श्वेत। अब ये श्वेत शब्द का ही बिगड़कर व्हाइट हुआ है। अब कैसे हुआ है आप सबको आंसर करिए, क्योंकि श्वेत का बिगड़कर व्हाइट हुआ है ये तो निश्चित है। अब कुछ मैं करिए आपको भी बता देता हूँ कि भाई ये शब्द वर्ण कैसे परिवर्तित होंगे। कुछ प्रश्न भी होने चाहिए ना, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो आप क्या करेंगे आगे, तो ये कुछ प्रश्न भी रखे जाने चाहिए ना। तो ऐसे कई सारे शब्द है, कई सारे शब्दों की मैं सूची बना के लाया था। जैसे नॉट शब्द है, नॉट शब्द कैसे बना होगा, तो न लिखा है, न के सामने दो बिंदियां, न का नॉट हो गया। ऐसे कई सारे, जैसे भातृ पितृ, तो ये शब्दों ने मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आपने शब्द सुने हैं कि मातृ का मदर हुआ है, भातृ का ब्रदर हुआ है, पितृ का फादर हुआ है, ये तो हुए। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे कई सारे शब्द है जो हमारे सामने प्रश्न चिन्ह लेकर आते हैं। जैसे UPPR ऊपर शब्द है। अब आप में से किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि भाई ये ऊपर थोड़ी है, हम तो उसको अपर कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो ये अपर है या ऊपर है। तो लिखा तो देखिए UPPR ऊपर ही है, लेकिन हमें ये सिखाया कि हम इसका उच्चारण जो है ना अपर कीजिए। अपर बर्थ और लोअर बर्थ हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ऊर्ध्व शब्द का ही ऊपर हुआ, ऊपर का ही अपर है, अपर कहते हैं उसको। तो ऐसे कई मिलेंगे शब्द आपको। जैसे नाइट शब्द है, NIGHT नाइट, तो नाइट शब्द कहाँ से आया होगा, वो नक्त शब्द है। द्यू शब्द है, द आधा द यू और उसको नीचे उकार, तो द्यू शब्द द्यूलोक, इसका मतलब होता है प्रकाश, तो उससे शब्द बना डे, DAY डे। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। जैसे स्काई शब्द है और आकाश शब्द है। आकाश शब्द का संक्षिप्त रूप देखिए क्या होगा, स्काई हो जाएगा। उसके बाद में वर्षा शब्द है, वर्षा, वर्षा को लिखिए और उसको अंग्रेजी में परिवर्तित करके उलट दीजिए। अब यहाँ पे कई सारे नियम होते हैं शब्द परिवर्तन के, ध्वनि परिवर्तन के लगभग 20 नियम पाणिनीय अष्टाध्यायी में बताए गए हैं। लगभग 16 से 17 नियम आधुनिक भाषा विज्ञान में बताए गए हैं। लेकिन इन सभी नियमों को मैंने एकदम सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। मैंने एक रूल भी रखा है इसका। इस रूल को यह नाम दिया है कि राहुल्स लॉ ऑफ सिंप्लीफिकेशन, साउंड सिंप्लीफिकेशन। मतलब आप जब संयुक्त वर्ण देखते हैं या फिर कोई कठिन वर्ण देखते हैं तो उसको सिंपल बना देते हैं, बहुत ही सरल बना देते हैं। जैसे पत्र शब्दों को हमने क्या लिख दिया, उन्होंने पेपर लिख दिया। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। कुछ आप शब्द मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि यह शब्द कैसे बना होगा। तो आपको यदि कोई जैसे अभ्र शब्द है, ठीक है, और भी कई सारे शब्द हैं। जैसे नेम शब्द है, NAME, नेम शब्द है। तो हम किसी के जैसे अकाउंट्स में लिखते, किसी व्यक्ति के नाम पे पैसे चढ़ाने हो तो हम उसके नामे करते हैं, और उसी नामे को मैंने अंग्रेजी में लिखा NAME, तो हम उसको नेम कहते हैं अंग्रेजी में, किसी के नाम पर चढ़ाना। ठीक है, तो नाम का नेम हो गया। ऐसे कई मिलेंगे आपको। जैसे गायनाकोलॉजी में देखिए, गायनाकोलॉजी शब्द में कुछ लिखते कुछ और है और पढ़ते कुछ और है। वो शब्द जन शब्द है, जनन, जनता, क्योंकि एक धातु है, जैसे जन धातु है, उस जन धातु से इतने सारे शब्द बने। गायनाकोलॉजी शब्द भी उससे है, उसका अर्थ होता है जनन शास्त्र या फिर जननी, और इसी तरह के शब्द आपको मिलेंगे। इसके साथ में WU मतलब W शब्द आपको बार बार अंग्रेजी में मिलता है। जो हम 2 V लिखते हैं तो एक W बन जाता है। तो लेकिन उसका उच्चारण ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं, W बोलते हैं हम उसको। 2 V को मिलाकर जब एक W बनता है तो उसको हम W बोलते हैं। अब ये W क्यों बोला जाता है, तो ओल्ड इंग्लिश में आप देखेंगे कि यह शब्द जो है 2 बार U लिखने से बना हो। क्योंकि आपने ओल्ड इंग्लिश का यदि स्टडी किया होगा तो आपको पता चलेगा कि यू शब्द जो है, YOU शब्द दाऊ शब्द था पहले। अब वो दाऊ कहां से हो गया, तो जो त्वम शब्द है, त्वम शब्द का ही दाऊ हो गया। क्योंकि इन शब्दों के उच्चारण में जैसे जैसे भेद आया और वर्णाक्षर में भी भेद आया, लिखने में भी भेद आया, तो वो पूर्ण शब्द बदल गए। हमको पता ही नहीं चलता है कि त्वम शब्द आज YOU हो गया है। अच्छा, इसका कारण देखिए,
कई बार तो अनायास हो जाता है, कई बार जानबूझ के भी होता है। हम व्हाट्सएप पे जब प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए यू शब्द मुझे लिखना है और जल्दबाजी में मैं हूँ, तो वाई वो यू नहीं लिखूंगा, सिंपली यू लिख दूंगा, तो उससे मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अपना काम जल्दी से मैसेज भेजने का है। आई विल बी लेट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू, यू में लिखने की जरूरत नहीं है, तो यू लिख देते हैं। तो हम जानबूझ के लिखते हैं क्योंकि समय की कमी या फिर हमारा सुविधा के लिए, तो यू लिख दिया। इसका मतलब क्या, वाई वो यू ही है। उसके बाद में आई शब्द ले लीजिए। आई शब्द क्या, आई की जो है बड़ा आई लिखते हैं तो हम उसका समझ लेते हैं वह क्या अहम है, या फिर मैं के लिए जो शब्द का प्रयोग हम करते हैं वही शब्द है। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, कई सारे नहीं बल्कि सारे ही शब्द हैं। मैंने ए से लेके जेड तक ऐसे कई सारे शब्दों को देखा, तो पता चला कि इस पर तो एक बहुत बड़ा शोध प्रबंध हो सकता है, या फिर खुद की अपनी एक डिक्शनरी बन सकती है, जो एक व्युत्पत्ति खोज बन सकता है कि भाई जिनको यदि हम खोज करें तो पता चले कि सारे शब्द तो हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वही सारे शब्द हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विषय, और जैसे एक और शब्द बताना चाहूंगा, जैसे मध्य शब्द है, मध्य है, मिडल है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा पीपीटी और चल जाए तो मैं और भी कुछ शब्द को आपको स्पष्ट कर सकता हूं। जैसा हम चल रहे थे शब्द परिवर्तन, शब्द वर्गीकरण और शब्द निर्माण, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, ये शब्द आपने पढ़े भी होंगे। इसमें जो विदेशी शब्द है, जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी और दूसरी भाषाओं से आगत शब्द है, जैसे कि सिक्का हो गया, सिपाही हो गया, हलवाई हो गया, तबला, रुमाल, इन शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। लेकिन ज्यादा आप गहराई में जाएंगे तो इन शब्दों के अंदर भी आपको भारतीय शब्द ही मिलेगा। जैसे रेडियो शब्द है, तो रव धातु सुना होगा आपने, रव से का मतलब होता है आवाज, तो उससे रेडियो शब्द बना। साइकिल क्या है, चक्र होता है, चक्कर का ही वो साइकिल हो गया है। मीटर क्या है, मात्रा होती है, देखिए मात्रा से हम गिनते हैं कोई चीज को, तो उस मात्रा का मीटर हो गया। ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। इसमें यौगिक शब्द आते हैं, योगारूढ़ शब्द आते हैं। जैसे इंजीनियरिंग का जो शब्द है हम प्रयोग करते हैं, इंजिन, तो इंजिन में जो है यह शब्द जो है, इन का मतलब अग्नि है, और इनका जो है अर्थ अग्नि है, और जन का मतलब तैयार करने वाला या फिर पैदा करने वाला होता है। इसका मतलब क्या है, जो अग्नि पैदा करता है, क्योंकि शुरुआत में जो उपकरण जो आए थे वह क्या थे, वह आग से चलते थे, इसलिए इंजन शब्द बन गया। तो इंजीनियरिंग कितनी बड़ी शाखा है आप देखेंगे। ये कई सारे शब्द, जो कुछ पुस्तकें हैं जो आप, मैंने देखिए साइकोलॉजी में मैंने बताया था कि कुछ वर्ण साइलेंट बताए जाते हैं, वर्णों की लिखावट और उच्चारण में एकरूपता होती है हमारे भारतीय शब्दों में, लेकिन अंग्रेजी के शब्दों में ऐसा नहीं होता है। साइकोलॉजी शब्द देखिए कैसा बना है, ये शब्द देखिए पश्चोलॉजी से बना है। अब पश्चोलॉजी क्या है, जो लोग थोड़ी संस्कृत की शब्दावली से परिचित है उनको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो जब हम बोलते हैं, बोलना एक प्रक्रिया है, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको वैखरी वाणी बोला जाता है। वो वैखरी वाणी कहाँ से आती है, तो नाभि से उत्पन्न होकर छाती में जाकर छाती कंठ के माध्यम से मुख से विकुरित होती है, इसलिए वैखरी वाणी बोला जाता है। तो कितनी बड़ी प्रक्रिया है, नाभि से उत्पन्न होगा, हृदय देश में आएगा, कंठ से होकर मुख से बाहर आएगा, इसलिए उसको विकुरित होती है, इसलिए वैखरी वाणी है। तो ये देखिए, इसलिए जो है वाणी के 4 प्रकार बताए गए। तो जो साइकोलॉजी है, पश्चोलॉजी, पराग पश्चंती शब्द जो है, पराग, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ऐसे 4 प्रकार की वाणियां बताई जाती हैं। तो उसमें से जो पश्चंती वाणी है उससे साइकोलॉजी शब्द बना। इंग्लिश शब्द कैसा बना है देखिए, आपको पता चलेगा। डिवाइड शब्द है, द्विविध है, दो में बांट देना, उसको डिवाइड कहते हैं। हमारे यहाँ पे फलसफा चलता है, उनकी फिलॉसफी होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी की भाषा और स्वर व्यंजनों में केवल 26 वर्ण है, जबकि हिंदी में 13, 11 + 2 अनुनासिक और स्वर 33 व्यंजन है। इसके कारण शब्दों का उच्चारण अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त पर्याय हमारे पास उपलब्ध है। और भाषा विज्ञान के अनुसार एक और नियम भाषा विज्ञान में चलता है, शब्द जो है यादृच्छिक प्रतिमानों की व्यवस्था है, ऐसा विदेशी विद्वानों ने माना है और हमने उसको स्वीकार भी कर लिया। परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि शब्द जो है यादृच्छिक प्रतिमानों की व्यवस्था है, इसको स्पष्ट कीजिए। हम लिखते हैं कि भाई मान लीजिए शब्द का और उसके अर्थ का
कोई वास्तविक संबंध नहीं है। किसी भी वस्तु को कोई भी नाम दिया जा सकता है। जैसे कुत्ता शब्द है, किसी प्राणी को चार पैर और एक पूंछ के प्राणी को जो है कुत्ता नाम दे दिया गया है। यह यादृच्छिक प्रतिमानों की व्यवस्था का उदाहरण है। ये मैंने किताब में पढ़ा है। तो अब मान लीजिए कुत्ता को कुत्ता क्यों कहते हैं? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि वो काटता है इसलिए उसको कुत्ता कहते हैं। कट अर्थात वो काटने की जो क्रिया है, CUT कट। अब देखिए CUT कट लिखा है, CAT नहीं लिखा। CAT कैट होता तो कुछ और हो जाता है, लेकिन CUT लिखा है। यदि मैं उसका जो लिखा है जैसे बच्चे उच्चारण करते हैं उसको यदि CUT कूट बोलूं तो हमारे यहाँ पे जब कूट दी जाती है कोई चीज तो वो बारीक हो जाती है, अर्थात कट जाती है और विभाजित हो जाती है। तो हम कूटते हैं, वह काटते हैं, और अंग्रेजी में कट होता है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम लिखते कुछ और है, अंग्रेजी में पढ़ते कुछ और है। उनका भावार्थ के लिए हमको डिक्शनरी देखनी है, लेकिन यह नियम हमारे भारतीय इसमें नहीं है। हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं और उसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। जैसे ब्रह्म शब्द ब्रू से बढ़ना विस्तारित होने से कैसे बना है? ब्रह्म शब्द कैसे बना है? तो जो ब्रू धातु है उससे बताया गया है। विज्ञान का संदर्भ आमतौर पे ये बताया जाता है कि सारा विज्ञान जो है वो अंग्रेजी भाषा में ही है, और यूरोपियंस ने ही हमको सारा विज्ञान बताया है। एक आम धारणा ऐसी रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो वेद, उपनिषद, रामायण, श्रुतियों में भी विज्ञान शब्द आया है। अकेले रामायण में विज्ञान शब्द 106 बार आया है। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, रामचरितमानस में जो है विज्ञान शब्द 106 बार आया है। ठीक है, तो तकनीक जो है, तकनीक के बारे में कुछ बताया गया। शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है यह बताया गया कि स्वर यंत्र कहा जाता है भाषा विज्ञान में। मानव के मुख को स्वर यंत्र कहा जाता है जिसके माध्यम से शब्दों का उच्चारण होता है। उसके बाद भाषा विज्ञान और विज्ञान। अब देखिए भाषा विज्ञान एक विज्ञान, कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ही विज्ञान है, भाषा विज्ञान विज्ञान का विषय नहीं है। तो सबसे पहला अभी विषय यही आता है कि भाषाओं के बारे में मनुष्य ने ज्यादा अध्ययन करना शुरू किया होगा, समझना, जानना, समझना शुरू किया होता है। सबसे पहला विज्ञान कौन सा है? तो भाषा विज्ञान है। मेरे अंदाज से तो विज्ञान, सबसे पहला विज्ञान कौन सा होगा? तो भाषा विज्ञान है। तो एक उदाहरण यहाँ पे बताया गया कि गोधूलि वेला, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार, यहाँ आता है भाषा विज्ञान में। जैसे मान लीजिए सुबह के समय में गाय जाती है तो भी वो धूल उड़ रही है, शाम को जब लौट रही है तो भी गोधूलि वेला ही है। लेकिन हम गोधूलि वेला का अंतर क्या लेते हैं? केवल शाम के सेंस में हम लेते हैं, क्योंकि सुबह के समय हो सकता है कि इतने लोग उसको ऑब्जर्व ना करते हो, इसलिए अर्थ संकोच हो गया और गोधूलि का अर्थ केवल शाम का समय हो गया। उसी प्रकार संध्या काल का मतलब भी शाम का अर्थ लेते हैं हम। जबकि सुबह यदि है, अंधेरा है और सुबह हो रही है, प्रकाश हो रहा है, तो वो भी तो संध्या ही है। रात और दिन को जो जोड़ने वाला समय वो भी तो संध्या काल है, और दिन और रात को जोड़ने वाला जो काल है वो भी संध्या काल है। लेकिन संध्या काल का अर्थ हम शाम के समय को लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अर्थ संकोच हो गया है। कुछ शब्दों में अर्थ संकोच होता है, कुछ शब्दों में अर्थ विस्तार हो जाता है। वैसे ही जैसे वस्तु का प्रयोग बढ़ जाता है, जैसे शुरुआती दौर में जब हम मोबाइल का प्रयोग करना शुरू किया तो शुरुआती में हमने कॉल करने के लिए मोबाइल का प्रयोग करते थे, लेकिन आज हम मोबाइल का प्रयोग किस चीज के लिए करते हैं? कैलकुलेटर से लेके तो सर्फिंग से लेके तो आज AI के सारे फीचर्स आपके मोबाइल में आ गए। तो हम यदि रिसर्च करना चाहे तो भी मैं मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ, यदि किसी से बात करना है तो भी मैं मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेटर का प्रयोग करना है तो भी मैं मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ, और यदि मुझे समय देखना है तो भी मैं मोबाइल का प्रयोग कर रहा हूँ। कुल मिलाकर जो है शब्दों के उपयोग की जो सीमाएं हैं वो बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार शब्दों के अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार भी होता रहता है। शब्दों के प्रयोग, शब्दों का अर्थ इसी प्रकार बदलता रहता है। उसी प्रकार दीक्षांतरी शब्द देख लीजिए। डिक्शनरी शब्द है। शिक्षा दीक्षा खत्म होने के बाद में यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखने चाहिए, जैसे आजकल हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हमें एक नोटपैड देते हैं, नोटपैड में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करके रखते हैं, बाद में उन्हीं पॉइंट्स को हम रेफर करते हैं। तो दीक्षा खत्म होने जाने के बाद भी हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, उस पुस्तक को रेफर करते हैं, तो दीक्षांतरी है, जिसको हमने बाद में डिक्शनरी बना लिया। अब ये बड़ा विषय गहन है कि भाई डिक्शनरी शब्द आपकी डिक्शनरी से आया है, तो ये देखना होगा कि भाई डिक्शनरी शब्द के लिए वह क्या कहते हैं। और एक शब्द आता है एरोनॉटिक्स। तो ईयर का अर्थ होता है हवा, और ईयर का अर्थ होता है एयर, और नथिक्स का अर्थ होता है नथ देना, यानी कंट्रोल लेना। क्योंकि आपने देखा हवाई विद्या जो है वो नियंत्रण पर बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी वाहन में नियंत्रण बहुत जरूरी रहता है।
तो एरोनॉटिक्स से एरोनॉटिक्स हो गया। प्लवन शब्द होता है, संस्कृत में प्लवन शब्द है, प्लवन का प्लेन शब्द हो गया। यहाँ पे लिखा है पालना शब्द, क्योंकि हमारे देशी भाषाओं में चलता है। पालना भी हवा के संपर्क में रहता है और प्लेन भी हवा के संपर्क में रहता है। शायद कुछ लोग इस बात पर ऑब्जेक्शन करेंगे कि भाई आपने पालना शब्द को प्लवन शब्द से और प्लेन से कैसे जोड़ दिया, लेकिन देखिए वो शब्द है, किसी भी क्षेत्र में चल सकता है। तो प्लवन है, पालना है, प्लेन है, उनकी उत्पत्तिगत ये अध्ययन का विषय। पायलट शब्द है, तैरना प्लू धातु है, प्लवन जल प्लवन तरणयो शब्द आपने सुना होगा, तो उसका मतलब होता है तैरना। उसके बाद में इंजन जो आग बनाता है। कैप्टन देखिए कप्तान शब्द है, कप्तान से कैप्टन। उसके बाद में मीडिएटर होता है, मध्य शब्द है, मध्यस्थ शब्द है। कॉटन देखिए, कॉटन कत्तीन और बुनकर शब्द सुना होगा आपने, तो कत्तीन से कॉटन शब्द, कत्तीन कुट्टीन कॉटन। और देखिए डबल टी आया है। नीड मराठी में एक शब्द है, मला कुणाची नड नहीं, मतलब मला किसी की जरूरत, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो आवश्यकता से लिया गया, NEED है, नीड शब्द है। उसके बाद एक और शब्द आता है न्यूज शब्द। न्यूज की शुरुआती दौर में हम न्यूज देखते थे, तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को बताया दिया जाता है कि ये न्यूज है, कि भाई चारों दिशाओं से आने वाली खबरें होंगी, तो उसको न्यूज बन गया होगा। लेकिन गहराई में जानने के बाद पता चला कि न्यूज शब्द जो है वह नवस्य शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। अर्थात समाचार में कोई ना कोई नयापन होता है, कुछ नई चीज आती है, इसलिए हम उसको न्यूज कहते हैं, क्योंकि अपडेटेड समाचार हम देखते हैं। इसी प्रकार इंडिया शब्द है। इंडिया शब्द कैसे बना, वेजिटेरियन बीज तरियन, मतलब बीज और तरी मतलब इसको बनाया जाता है। जैसे विजय और विजय शब्द परिवर्तित हो जाता है, वैसे वेजिटेरियन का बीजतरियन और वेजिटेरियन हो गया है। वर्लपूल शब्द आता है, WHIRPOOL, वर्लपूल। इसमें शुरुआत में जो वर्लपूल मशीन बनाई गई थी, तो वह एक वॉशिंग मशीन की तरह थी। उसके बाद में रेफ्रिजरेटर आए, तो वर्लपूल मतलब वर्तुड़, जो गोल गोल वृत्ताकार घूमता रहता है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए उसमें कपड़ा गोल गोल घुमाया जाता था, तो वर्तुड़, तो वर्तुड़ से वर्लपूल बना। आप अवश्य बताइएगा कि हम जो बता रहे हैं शब्द आपने कभी सुने हैं, या फिर क्या इनका रिजेम्बलेंस या फिर समीपता जो हम बता रहे हैं वो सही है। इसके बाद में सर्टन, शर्तिया शब्द के लिए, निश्चित शब्द के लिए प्रयोग होता है। ओशो शब्द सुना होगा आपने, ऊषा शब्द सुना होगा, ऊषा से ओशो। उसके बाद में ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। न्यून शब्द का नैनो शब्द, ऑक्सीजन शब्द। ग्लोब शब्द देखिए, भूगोल को यदि मैं भू पीछे लगा दूं और गोल पहले लिख दूं, तो गोल भू बनेगा, ग्लोबू का ग्लोब बनेगा। मैंगीफेरा इंडिका देखिए, आम के पेड़ के लिए। उसके बाद में एटम शब्द, जो कट नहीं सकता, जो अकाट्य है, उसको वह तत्व जब मिला वैज्ञानिक को, तो उन्होंने उसको एटम नाम दिया। तो अ मतलब नहीं और टॉम मतलब कट सकने वाला, ऐसा अकाट्य तत्व को नाम दिया एटम। तो अमरकोश जो है संस्कृत के, ये कुछ यहाँ पे परिचय दिया गया। इसके बाद एक और शब्द आता है कैलेंडर। कालांतर से कई कैलेंडर तो नहीं बना है। नॉलेज शब्द देखिए, नॉलेज में के साइलेंट है और ज्ञान शब्द हमारे पास है। उसके बाद में कई सारे शब्द है, ऋग शब्द, ऋग्वेद से कई सारे शब्द जुड़े हुए हैं यहाँ पे। गो शब्द है, गो देव शब्द है। काऊ शब्द है, गऊ शब्द है, गऊ, और गऊ से काऊ, ग का सी हो गया। समिति शब्द है, कमिटी शब्द है। समिति का कमिटी तो नहीं हुआ है। दुखतार होता है, सुखकर्ता, दुखहर्ता शब्द आपने सुना होगा। दुखहर्ता मतलब जो दुख को हर लेता है, ऐसा व्यक्ति जो दुख को हर लेता है वो डॉक्टर कहलाता है। पंजाब के लोग शायद जुड़े होंगे तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सुखतार और दुखतार, करतार, भरतार, ये शब्द वहां पे बहुत चलते हैं। अधिवक्ता शब्द है, अधिवक्ता से एडवोकेट शब्द तो नहीं बना है। मडगास्कर, मध्य सागर, मध्य सागर से मडगास्कर तो नहीं बना है। नायगरा से निर्झर, झरझर करते 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 नायगरा तो नहीं बना है। वेदर, वेदर शब्दों को देखिए ध्यान से। मम्मी शब्द, दद्दू शब्द, डैडी शब्द। माई का मम्मी बन गया, दद्दू का डैडी बन गया। ज्योति का स्टार, स्टार तारा, तारा ज्योति। इसके बाद में कंक्रीट, कंकर, कंकर पत्थर जो होते हैं उससे कंक्रीट शब्द नहीं बना।
रॉक, ROC के रॉक, रॉकेल, रॉक से निकलने वाला तेल रॉकेल, पेट्रोल, पत्थर और तेल, पत्थर से निकलने वाला तेल पेट्रोल, पत्थर तेल। स्क्रू, चक्रीय, देखिए स्क्रू होता है, सीमेंट का दिया ही है, सहबंध से सीमेंट, स्क्रू, स्क्रू से चक्रीय, चक्र से स्क्रू शब्द बना। कॉकपिट, पथ कक्ष, ऐसा शब्द दिया है, कॉकपिट में बनते क्योंकि उसकी उत्पत्ति थोड़ी जटिल है। सौरपथ, ऑर्बिट, मंगल से मार्स तक, पुणे से वन तक, पुणे तिथे कशाचे उणे, ऐसा बोला जाता है क्योंकि अंकों में यदि पास मेरे पास 10 है, मेरे पास 2 है और आपके पास मेरे से कम है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, तुम्हारे पास उणे है मतलब कम है, मतलब 1 है। तो शुरुआत में यदि अंकों की शुरू हो ही होगी बात, तो 1 कम लगा होगा, उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह के अंक आए होंगे। तो उणे, उणे का अर्थ माइनस भी होता है, उणे 1, उसके बाद में 2, 2 का देखिए ट और द में परिवर्तन हो रहा है। 3 देखिए स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है, देखा जा सकता है कि 3 का 3 इस तरह से कैसे बन रहा है। इसके बाद में 4 शब्द लिखिए, चतुर शब्द, च का 4 कैसे हुआ, 5, 6, 7, 8, देखिए 7, सप्त, हफ्ता, 70 शब्द देखिए, 70, 71, ठीक है। अब 70 हो गया, 70 हो गया, उसके बाद यदि हम मिलाते तो वो 71 हो जाता है, 71 नहीं होता है, 71 हो जाता है। अब 70 कैसे हो गया, वो वही सिद्धांत सिंधु का हिंदू हुआ, वहां पे वो चलता है जो यहाँ पे लागू होता है। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, तो ये जो 70 है वहां पे 70 हो गया। 8 शब्द, अष्ट का 8 हो गया, देखिए यहाँ पे जोड़ाक्षर है, वहां पे उन्होंने आसान बना दिया। 9 शब्द का 9 हो गया, 10 का दशक का 10 हो गया। इस प्रकार कई सारे शब्द जो है यह बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि मैंने सर को कहा था कि भाई एक घंटे का समय जो है पर्याप्त है, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की अवधि हो गई है और इस विषय पर 1 घंटे में और हमारी व्यस्तता के समय में आप भी व्यस्त है, तो सुनने वालों ने भी बड़े धैर्य से सुना होगा और कई सारे शब्दों को मैंने इसमें समावित करने की कोशिश की और थोड़ा नए तरीके से हमने भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, ध्वनि परिवर्तन, शब्दों में जो परिवर्तन होती है इसको देखने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपको भी कुछ इससे लाभ हुआ होगा और मेरी भी कोशिश सफल हुई होगी, इस आशा के साथ में मैं पुनः मंच का आभार व्यक्त करता हूँ। जयशंकर बाबू जी का, उमेश सर का और संचालिका मैडम का, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी आज की इस प्रस्तुति को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपका यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछिए, निश्चित रूप से पूछिए। मुझे सबसे रोमांचक लगा संजीवनी बूटी, ये जो बोटानी का जो है ना, संजीवनी बूटी, स्पेक्टेकल, प्रयत्न लाघव हमने पढ़ा हुआ था हमारे स्नातक में, और ये अहम, आई एम, बड़ा अच्छा लगा सर। अ के लिए कोई एक्शन नहीं है, ये भी थोड़ा सा मतलब अचंभा की बात हो गई। जेरोक्स, छाया, चम्मच और चमस, केमिस्ट्री, ये जो बात है। श्वेत, वाइट, नाभि, हृदय, कंठ से मुख तक की जो ये लंबी शिखा है, आपने बहुत ही अच्छे से बताया। मैंने 4 लाइनें आपके इतने बड़े से सत्र के बाद थोड़ा बहुत कुछ जो भी समझा आपके लिए मैं लिखी हूँ। हिंदी के शब्दों के अर्थों को आपने पंख दिए, हिंदी के शब्दों के अर्थों को आपने पंख दिए, वैज्ञानिक दृष्टि से उनको स्वर सजाया। भाषा के विज्ञान में आपने दीप जलाया, ज्ञान के सागर में नई राह हमें दिखलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी ने सर कहा था कि मदर फादर, इसके बारे में कुछ बताइए, मैसेज किया था उन्होंने, तो आपने उसको बताया तो था लेकिन बहुत ही नॉर्मल बात है इसलिए शायद आप छोड़ दिए होंगे। इसमें जो है मातृ पितृ जो शब्द है, यहाँ पे देखिए सिंपल, मैंने इसीलिए कहा कि एक नया नियम मैंने बनाया कि सिंप्लीफिकेशन का। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में कई सारे नियम दिए, जैसे ग्रेविटी का भी नियम हमारे शास्त्रों में दिया है, लेकिन न्यूटन ने क्या किया, उसने एक नया लॉ बनाया जिसको हम ग्रेविटी का लॉ कहते हैं, न्यूटन्स लॉ कहते हैं। उसके 3 नियम बनाए, ठीक है।
तो मूलतः हमारे पास तो है, लेकिन उसने अच्छे से समझा और उसको अपनी भाषा में व्यक्त किया। तो मैंने जी। इसीलिए अपना एक नियम बनाया है कि सिंप्लीफिकेशन का, साउंड सिंप्लीफिकेशन हम जिसको बोलते हैं। तो मातृ शब्द देखिए, आप देखिए लिखते समय आपको कठिनाई जाती है कि नहीं जाती है? और केवल बच्चों को नहीं जाती है, बड़ों को जाती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी जाती है, जो अभ्यस्त हो गए उनको नहीं जाती है, लेकिन शुरू में तो आपको जाती है। तो वो व्यक्ति उसको क्या करता है, सिंप्लीफिकेशन कर देता है। तो जहाँ मातृ शब्द है उसको वो मदद लिखेगा ही लिखेगा, मातृ लिख देगा, मातृभाषा, ये सारे शब्द ऐसे ही परिवर्तित होते होते जो है बदलेगा। पितृ का भी वैसे ही शब्द है, पितृ से फादर बन गया। उसके बाद में ब्रदर, भातृ शब्द है। ये सारे शब्द जो है ये, क्योंकि इसको भाषा विज्ञान में प्रयत्न लाघव, मतलब उच्चारण करते करते समय मुझे बहुत आसान करना है। अभी देखिए यहाँ पे एक शब्द और आता है, मैं बताते समय भूल गया, लाइट शब्द है। देखिए LIGHT, लाइट का मतलब प्रकाश भी होता है और हल्का भी होता है। तो शुरुआत में मुझे लगा कि भाई ये लाइट लिखा तो लाइट नहीं है, लीजे लिखा है कुछ। आपने गौर किया होगा लाइट शब्द में LIG लिखा है, तो ये कहीं लीजे शब्द तो नहीं है। मैंने सर्च किया संस्कृत की डिक्शनरी में और अन्य इसमें, तो वो शब्द लीजे ही मिला। अब लीजे क्या है, तो संस्कृत धातु पाठ में मिलेगा आपको लीज प्रकाशने मिलेगा, साफ साफ लिखेगा मिलेगा कि लीज धातु है, उसके सामने लिखा होगा लीज प्रकाशने, मतलब चमकने वाली चीज को हम लीज से उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और लाइट उसको बोला है, उन्होंने लाइट बोला है, हमने उसको लीज बोला है। अब फिर दूसरा एक शब्द आता है कि भाई हल्के शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं लाइट शब्द ही, फिर वो कौन सा है? अभी बोलते बोलते समय मैंने बताया कि प्रयत्न लाघव शब्द है। तो लाघव मतलब आसानी से जो चीज होती है, लाघव मतलब इजीली हम जो बोल देते हैं, तो वो लाघव शब्द ही लाइट का इधर आ गया है। तो एक लाइट का अर्थ तो प्रकाश होता है, दूसरे का लाघव होता है, हल्का होता है। तो ऐसे कई सारे शब्द जो है मेरे इसमें, मैंने काफी इसका एक संग्रह ही बना दिया है कि जहाँ संयुक्त वर्ण आ जाए, संयुक्त वर्ण आ जाए, वहां पे यह होता ही नहीं। जैसे उंगली शब्द है, हाथ शब्द है, लेख शब्द देखिए और लाख शब्द देखिए, कई सारी समानता आपको मिलेगी। क्योंकि ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आसान करना चाहेगा किसी भी चीज को। आज भी हम देखें तो हर चीज को आसानी तो बनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सर किसी ने कहा है बाल्टी, बादल और बकेट पर प्रकाश डालिए। जी जी, बकेट और बादली तो सिंपल है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, कब के जैसा ही है। तो ऐसे आप शब्द देखिए ना, आपके आसपास भी कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कॉट शब्द, COT, कॉट शब्द, मैंने कहीं पर चर्चा की थी कि भाई ये कॉट शब्द जो है कहीं खटिया से तो नहीं बना, खाट से तो नहीं बना, तो वो खाट का ही कॉट हुआ है। क्योंकि खाट शब्द लिखने में थोड़ा कठिन भी जाता है, उच्चारण में भी कठिन जाता है। खत्री शब्द देखिए, खत्री हमारे अमरावती में एक खत्री कंपाउंड है। तो खत्री कंपाउंड और कहाँ से आया होगा, तो क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय का खत्री हो गया। खत्री लोग होते हैं ना, पंजाब में भी होते हैं, इधर भी होते हैं, तो वो क्षत्रिय शब्द है, क्षत्रिय का खत्री हो गया। तो ऐसे कई सारे शब्द आपको मिलेंगे। मतलब अपनी सुविधा के लिए हम पूरी भाषा को परिवर्तन कर ले रहे हैं। जैसे आपने बताया चैटर्जी, चट्टोपाध्याय का चैटर्जी, बंदोपाध्याय का बैनर्जी। तो यही सब हम आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए आज मिला सर। ये जो शर्ट है सद्र, ये भी मेरे लिए कुछ नया है। दीवाल, वॉल, A to Z जो आपने बताया कि हमारे पास साधन अधिक है तो इसलिए हम अधिक समृद्ध हैं। तो यदि और कुछ प्रश्न कोई पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से माइक ऑन करके पूछिए या फिर मैसेज कर दीजिए। एक और शब्द आता है, देखिए मणि शब्द है, मणियों की माला हम गूंथते हैं ना, तो मणियों की माला। अब देखिए मणि शब्द है और MONEY मणि है, क्योंकि मणियों की बहुत कीमत होती है। आपने देखा होगा कि मोतियों की बहुत कीमत होती है ना, मोती मणि और MONEY मणि। इसी प्रकार एक कांसे के बर्तन, कांसे के सिक्के, तो कांसे से कहीं कैश तो नहीं बना है। मैंने इस पर लिखा था एक लेख, तो उसमें इन सब शब्दों का भी उच्चारण किया था कि भाई जो अर्थशास्त्र से जुड़े हैं। उसके बाद में दीनार है, डॉलर है, उसके बाद में रुपया शब्द है। रुपया शब्द कहाँ से आया होगा, तो रौप्य पदक आपने सुना होगा, रूप होता है जिसमें चमक होती है, रूप, रौप्य और रुपया, क्योंकि पहले जो है चांदी के सिक्के होते थे, तो कांसे के भी सिक्के होते, तो कैश शब्द भी है, कांसे के बर्तन भी थे।
तो ऐसे शब्द आपको खुद स्वयं भी मिल जाएंगे। यदि आप इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सभी ने लिखा है धन्यवाद आपको, बहुत ही शैक्षिक कार्यक्रम रहा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जितना ही आपका शोध कार्यक्रम किया है, आपके वक्तव्य में सब कुछ झलक रहा था और इतने गहन आपका अनुभव था एवं आपने उसको इतने सहज तरीके से बताया। असाधारण बातों को साधारण हिसाब से जो बताया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सो मैं उमेश जी एवं बाबू महोदय सर, शायद वो जुड़ नहीं पाए हैं व्यस्तता के कारण, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका भी विशेष धन्यवाद इतना सुंदर संचालन के लिए। मैं चाहूंगा कि जितने श्रोता जुड़े हैं, काफी विद्वान जुड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ, एक दो प्रश्न तो उनके मुखारबिंद से आनी चाहिए, तभी हमारी इतनी महत्वपूर्ण और जो सर का इतना महत्वपूर्ण व्याख्यान है, तभी इसकी सारगर्भिता हम लोगों के समक्ष आएगी और इसको जीवंतता हम लोग प्रदान करेंगे। तो मेरा निवेदन है, एक दो प्रश्न आप लोग रखें कम से कम। सर का नंबर अभी सर चैट बॉक्स में दे देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरा एक प्रश्न है सर, जैसे हम सोच रहे हैं कि हिंदी भाषा से संस्कृत का उत्पन्न हुआ, तो ऐसे ही अंग्रेजी भी तो सोच सकते हैं सर कि अंग्रेजी भाषा से संस्कृत और उसका उत्पन्न हुआ, ऐसा मतलब एक डाउट। हाँ हाँ हो सकता है ना, उनको सोचने दीजिए, उनको किताब लिखने दीजिए, उनकी किताबें हम पढ़ेंगे। हमारी किताब कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम अंग्रेजों की किताब जरूर पढ़ेंगे। जी सर जी, ठीक है सर। देखिए ऐसा है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी शुरुआत में जब मैंने अपनी बात रखी थी, तो कई सारे लोग जो है ना उस पर टिप्पणी, देखिए हमारे समाज में क्या होता है, कोई व्यक्ति नई बात करता है तो बहुत उसकी आलोचना है और टिप्पणी होती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं ऐसा एक उड़न खटोला बनाना चाहता हूँ जिस खाट पे मैं बैठ के दूसरे गांव पहुंच जाऊं। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ज्यादा पढ़ाई कर ली या फिर कोई काम नहीं, इसलिए तो नहीं सोच रहे हो। तो बाद में पता चला कि उस व्यक्ति ने एक ऐसा उपकरण बनाया कि जो हवाई जहाज ही कहलाया। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु जब व्यवहार में आने के पहले वह कल्पना ही होती है। तो शब्दों के मामले में भी ऐसा है। हम ये नहीं कह सकते भाई किताबों में अब तक जो लिख दिया है वही अंतिम है। हम कोई नई खोज भी कर सकते हैं। जैसे चारपाई ले, अभी एक और उदाहरण मुझे आया है। देखिए उदाहरण इतने आते हैं, जैसे चारपाई, गाँव में लोग चारपाई पे बैठते हैं और शहरों में आके चेयर पे बैठते हैं। बैठते कि नहीं बैठते? तो देखिए वहां पे चार की जो संकल्पना है, चार पैर होते हैं, यहाँ पे चेयर होती है, तो चार की ध्वनि है। उसके बाद में कैंडल ले लीजिए, कैंडल है और कंदील शब्द है। कंदील क्या करता है? प्रकाश देता है। उसके बाद में कैंडल है जो मोमबत्ती के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में कैलेंडर शब्द है, और एक और शब्द कैलेंडर जो है झूमर के लिए हम प्रयोग करते हैं जिसमें लाइट वगैरह होती है। एक और शब्द आता है, आपने किंडल का एक एप्लीकेशन देखा होगा जो मोबाइल में हम प्रयोग करते हैं। उसमें देखिए एक बच्चा पढ़ रहा है, उसके पीछे चांदनी आ रही है। तो है कि नहीं? ये सारे शब्द आपको ऐसा क्यों हो रहा है? ये संयोगवश नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके मूल में कोई ध्वनि है जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास आई। जैसे धबधबा मराठी में एक शब्द है, वाटरफॉल के लिए होता है, क्योंकि धबधब ध्वनि गिरती है, वाटरफॉल के लिए तो धबधबा शब्द आ गया। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं, वो कोई ध्वनि साम्य रखते हैं, कोई अर्थगत साम्यता रखते हैं, तो कुछ अन्य नियम भी है। उसमें कई सारे नियम है। मैंने भाषा वैज्ञानिक नियम आपको नहीं बताया, जिसमें सदृशीकरण, एसिमिलेशन उसको बोला जाता है। उसके बाद में प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन बोला जाता है पूर्वगामी सदृशीकरण को, और पश्चिगामी सदृशीकरण कहा जाता है जिसको रिग्रेसिव एसिमिलेशन कहा जाता है। अब ये मैंने जानबूझ के पहले उच्चारण नहीं किया, इनके बारे में नहीं बताया, क्योंकि ये सारे नियम जो है हमारे सामान्य पाठक के लिए बहुत बोझिल हो जाते हैं। इसमें कई सारे नियम है। डिसिमिलेशन है, असदृशीकरण है, महाप्राणीकरण है, एस्पिरेशन है, अल्प प्राणीकरण है, डिसएस्पिरेशन है, घोषीकरण है, वोकलाइजेशन है, अघोषीकरण है, लोप शब्द है, जैसे शब्दों का लोप हो जाता है ना अंत में, उसको लोप का इलिशन कहा जाता है इसको। उसके बाद स्वरलोप है, आदि स्वरलोप है, मध्य स्वरलोप है, अंत्य स्वरलोप है, आद्य वर्ण लोप, मध्य वर्ण लोप, अंत्य वर्ण लोप, व्यंजन लोप है, आदि व्यंजन लोप है, उसके बाद में मध्य व्यंजन लोप है। तो ये सारे नियम है। अक्षर लोप भी है, स्वर व्यंजन लोप भी है। जानबूझ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भाषा विज्ञान में आपको मिलेगा। तो ये आगम शब्द होते हैं, आगत होते हैं,
तो कई कई जगह शब्द आते हैं, कई जाते हैं, लोप हो जाता है। तो ये मिलेंगे आप, यदि आप गहराई से जाएंगे इसमें देखेंगे तो अ का ई कैसे हो गया, उसके भी नियम बताए गए हैं। ये सारे नियम आपको भाषा विज्ञान में मिलेंगे। इनका जैसे अघोष स्पर्श वर्ण, वॉइसलेस स्टॉप्स बोला जाता है, घोष स्पर्श है, उसके बाद में घोष महाप्राण स्पर्श है। ये सारे नियम, ध्वनि परिवर्तन के नियमों में ये सब कुछ नियम आपको मिलेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो ये नियम ही आपको परीक्षा में लिखने पड़ेंगे, जो भी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न आते हैं। इस पर लगभग 10-10, 15-15 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। इवन यूपीएससी की परीक्षाओं में भी इसके बारे में पूछा जाता है। जी बिल्कुल सर। और हमारे कोई आभासी श्रोता जिनकी कोई जिज्ञासा है? रेखा राव मैम जी, अपने प्रश्न को रखें। नमस्ते सर, नमस्ते सर। मैं बस यही पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप एक आध शब्द अंग्रेजी में बोल सकते हैं जिसका कोई हिंदी में संबंधित शब्द ना हो? मतलब उल्टा मैं पूछ रही हूँ, या हिंदी से आप अंग्रेजी शब्द बताए ना सर। जैसे ओखली जो है उसके लिए तो अंग्रेजी में शब्द ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, और इसे अभी हिंदी में क्या बोलेंगे? मुझे ये हिंदी में क्या बोलते हैं सर इसके लिए? अरवा मनई तमिल में बोल, सब्जी काटने के लिए। हाँ हिंदी में है। इन चीजों के लिए हाँ हिंदी में तो है सर, लेकिन अंग्रेजी में तो आपको शब्द नहीं मिलते हैं इन चीजों के लिए। इसीलिए तो अंग्रेजी में देखिए ना, आपने कई अंग्रेजी के लेसन्स में मैंने कई बार देखा था, जैसे इक्का शब्द है, टांगा शब्द हो वही लिख रहे हैं, टांगे को भी वैसे ही लिख रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इस शब्द को इटैलिक फॉन्ट में उसी तरह से लिख देना चाहिए, क्योंकि आप लिखेंगे जलेबी को क्या लिखेंगे, गुलाब जाम को क्या लिखेंगे? तो ये शब्द है ना। तो अंग्रेज यदि हमारे शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हमें हमारे शब्दों को प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? किए जाते हैं ना महाकाव्यों, अपने जो अपने कादम्बरी है या फिर उपन्यास है, इनमें तो प्रयोग किया जाता है। महिला आंचल में तो उन्होंने इतने सारे शब्दों का प्रयोग किया है कि अंग्रेजी के जो लेखक है जब वो महिला आंचल को पढ़ते हैं तो वो शब्दों को देखते हैं, वो गाँव के ठेठ गाँव के शब्दों को सर्च करते हैं कि हिंदी की डिक्शनरी में इसका मतलब क्या होता है, और वो उसके माध्यम से उस शब्द को अंग्रेजी में एज इट इज अपना लेते हैं। महिला आंचल हो गया, गोदान हो गया, गोदान में भी कैसे कई सारे शब्द है, तो उन्होंने एज इट इज उसको अपनाया है। और अनुवाद की परंपरा में भी तो ये है, ये अच्छा ही माना जाता है कि एज इट इज आप उसको रख ले। जैसे बग्गी शब्द है और बैग शब्द है, मैं अनुवाद करते समय एक बार देख रहा था, उन्होंने लिखा है हिंदी में बग्गी शब्द है, और बग्गी को उनको अंग्रेजी में अभी ट्रांसलेशन करना है, क्या करेंगे? तो उन्होंने उसको उसी तरह से लिख दिया है। देखिए अंग्रेजी में कुछ ऐसा शब्द है जिसका हम हिंदी में नहीं मिल रहा है सर, वैसी वैसा मैं उल्टा पूछ रहा हूँ। अभी जो चल रहा है ना भाषण, इसका मैं विपरीत दादे वे राउंड में पूछ रही हूँ सर। एक या दो शब्द, ताकि अब फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अच्छा हो सकता है बाद में आपको याद आए तो बता दीजिए प्लीज। मराठी में मुझे किसी ने मराठी में पूछा था कि जैसे देखिए मराठी में आने वाले दिन के लिए उद्या शब्द है, बीते हुए के लिए काल शब्द है, लेकिन हिंदी में आने वाले कल के लिए भी कल शब्द है और बीते हुए कल के लिए भी कल ही शब्द है। तो मुझे किसी ने सुझाव दिया था कि भाई उदय शब्द का प्रयोग उदया मतलब उदय होने वाला दिन, उसका प्रयोग कीजिएगा आप इसमें हिंदी में, जो कि मराठी में है, क्योंकि हिंदी भाषा अन्य भारतीय भाषाओं की तुलना में आधुनिक कही जाती है। तो हो सकता है कि हिंदी में वो शब्द आपको ना मिले, अंग्रेजी में ना मिले, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में निश्चित रूप से कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। और क्षेत्रीय भाषाओं की हम अभी डिक्शनरी बनाते नहीं है, लेकिन यदि आप केवल बोलियों की डिक्शनरी बनाना शुरू करेंगे ना, तो आपको गाँव की बोलियों के इतने शब्द मिलेंगे कि एक शब्द के लिए कितने सारे शब्द है। उसकी यदि डिक्शनरी बनाना शुरू करें हम तो करोड़ों शब्द हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रयास करता नहीं, क्योंकि ये बहुत श्रम साध्य और पैसा लगने वाला भी काम है। तो क्योंकि हमारे देखिए ना, रेखा जी ने जो फोटो दिखाया, हमारे यहाँ उसको पंखी बोलते हैं, जो सब्जी काटते हैं वही दिखाया ना मैडम? हाँ जी, हाँ जी, जमीन पर बैठ कर, हाँ जी जी जी, जमीन पर पैर ऐसे लांद कर, हाँ जी, हाँ जी, क्या बोलते हैं मैडम? पंखी ये किस भाषा में? हिंदी में है? ये हमारे यहाँ बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं। तो फिर हिंदी में पंखी बोलते हैं, हिंदी में, हिंदी भाषा में पंखी। वही तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ। हिंदी में हम लोग के यहाँ, हम लोग का वेस्टर्न उड़ीसा है ना, तो संबलपुर बलांगीर साइड में हिंदी हमारे यहाँ बहुत बहुत सारे, जैसे कि दीवानी, हम दीवानी वर्ड को नॉर्मली यहाँ ऐसे यूज करते हैं। तो हंसुआ भी बोलते हैं शायद, बिहार टाइप उस तरफ।
तो मुझे लगता है कि वो लोग जो यूज करते हैं, जैसे कि चिमटा उस क्या बोलेंगे, वो लोग होल्डर बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे, तो पंखी को वो क्या बोलेंगे, उनका जो जो इस्तेमाल हो रहा है वो उन्हीं को वर्ड दे रहे हैं। पक्का है ना सर, या कुछ गलत है? हेलो जी, बिल्कुल। जी नमस्कार सर, अपने प्रश्न को रखें सर। राहुल सर नमस्कार सर। मेरा एक सवाल है, जो गूगल पर हम टाइप करते हैं, जैसे दुनिया, एक शब्द को लेता हूँ, दुनिया पे अनुस्वार और अनुनासिक दोनों भी छोड़ता है, और जो दुनिया वास्तविक शब्द है वो भी। तो ये इस पर क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शब्द किताब में तो आपको पूरी व्याकरणिक संरचना के आधार पर लिखा हुआ ही मिलेगा, और प्रयोग करने वाले को आप कितना रोकते हैं, या फिर उसकी स्वतंत्रता क्या है, या फिर वो व्याकरणिक इसको कितना ध्यान में रखते हुए लिखता है। और देखिए, वो गलती भी करता है तो सजा का तो कोई प्रावधान है नहीं। देखिए, कई बार हम देखते हैं अभी दुनिया जो उसमें चंद्र बिंदु दी है और ये जो वास्तविकता में नहीं लिखी है, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे चांद में भी वैसा ही होता है, कई सारे शब्द हैं। शब्द देखिए ना, भाषा बनती जीवित कौन सी रहती है, भाषा वो बदलते बदलते ही जीवित रहती है। हम जीवित क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसीलिए हम जीवित हैं। जिस दिन हमारे शरीर का परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, उस दिन हम मृतप्राय हो जाएंगे। और वस्तु का भी वही नियम है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते हैं, इसलिए वो टिकी हुई है। तो भाषा के साथ भी वही कहा जाता है। अब देखिए, संस्कृत को कई सारे लोग कहते हैं ना कि भाई संस्कृत मृतप्राय भाषा है। मृत तो नहीं कहते, मृतप्राय भाषा है। लेकिन मेरा तो मानना ये है कि संस्कृत जो है ना, वो संजीवनी बूटी वाली भाषा है। कैसे? वो जैसे मान लीजिए, संस्कृत की लिपि तो जो है देवनागरी है। जिस भाषा की लिपि नहीं है, उसको आप देवनागरी लिपि में लिखिए और वो शब्दों को प्रयोग कीजिए, आपको मिल जाएंगे। संस्कृत की यदि आप शब्दावली ढूंढेंगे तो एक शब्द के लिए आपको 10 से 15 पर्याय मिलेंगे, एक शब्द के लिए। मैं एक बार डिक्शनरी सर्च कर रहा था, तो उसमें ग्लो शब्द मिला, अंग्रेजी का GLOW, और मैंने उसको संस्कृत में सर्च किया तो वही शब्द मिला, आधा ग ल और ग्लो। तो ग्लो मतलब क्या? चेहरे की चमक के लिए, या फिर चांद या खूबसूरती या फिर सुंदरता के लिए प्रयोग हो रहा है। अब ग्लो शब्द कोई भी बोलेगा कि भाई ये तो अंग्रेजी का शब्द है, GLOW, ग्लो शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन संस्कृत की डिक्शनरी में एज इट इज लिखा हुआ है। इसका मतलब ही ये होता है कि संस्कृत से आया हुआ ग्लो शब्द है, केवल वर्तन ही बदल गई है। तो दुनिया में भी आप दुनिया लिखे या लिखे, जैसे एक हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक थे, वो कहते थे भी गाड़ी लिखिए या गाड़ी लिखिए, रस्व लिखिए, दीर्घ लिखिए। तो गाड़ी में तो बैठने से मतलब है, लेकिन जब हम साहित्यिक रचना का निर्माण करते हैं तो व्याकरणिक नियमों का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो मानक वर्तनी के लिए जो नियम बनाए गए हैं, मानक वर्तनी की पुस्तक भी आती है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा प्रकाशित है, उसका आप प्रयोग करें। और इन नियमों का पालन करने से ही पाठक वर्ग है या फिर अन्य वर्ग उसको एक्सेप्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा मानक वर्तनी के लिए पुस्तिका जारी की गई है, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए ताकि एक समरूपता आ सके। हम किसी भी प्रांत में से पत्राचार करें, एक समरूपता रहे। और कोई हमारे जो आभासी साथी, आभासी विद्वान जो जुड़े हैं, अभी भी कोई जिज्ञासा है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। गांव के कुछ शब्द कह रहे हैं कि फासुल, फिरियाद, हसुआ का प्रयोग भी बैठकर सब्जी काटने के लिए बिहार में होता है, ऐसा कुछ किसी ने टिप्पणी की है जी। जैसे सुनील दुबे सर ने बोला है कि पहसुल का तो प्रयोग करते हैं सर, हसुआ का भी प्रयोग करते हैं, हमारे बनारस में करते हैं इसका। इन सब शब्दों का हम देशज रूप में प्रयोग करते हैं। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा, डॉक्टर संतोष कुमार माधव सर भी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे बिहार में पिड़दाएं शब्द का प्रयोग किया जाता है बैठकर सब्जी काटने के लिए, और फासुल और हसुआ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है सर। जी नमस्ते। फासुल, पिड़दाय और हसुआ, ये 3 शब्द मिल गए। मैडम जो पूछ रहे थे उसका उत्तर मिल गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और एक और टिप्पणी मैं पढ़ रहा था, एक से दबाया जाता है और उससे सब्जी काटी जाती है, तो उसे बोलते हैं थे। हाँ, ये हमारे यहाँ पे उसको पाउशी बोला जाता है। अब मुझे ध्यान में आ रहा है, पाउशी मतलब सब्जी काटने के लिए
लकड़ी का उसमें एक ये रहता है जिस पर पैर रखा जाता है, और चाकू, कर्व चाकू रहता है जिस पर सब्जी काटी जाती है। तो ये शायद वही होगा क्योंकि गाँव में किचन में प्रयोग किया जाता है। एक और टिप्पणी में पढ़ रहा था, देखिए बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक व्याख्यान आदरणीय खुंटे महोदय जी, रतिराम गढ़वाल सर ने, रतिराम गढ़वाल साहब। हाँ, अब देखिए गढ़वाल शब्द और मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो जो गढ़ शब्द है उसमें इस तरह के परिवर्तन होते ही हैं। उन्होंने भी मेरा नाम जो है खट्टे की जगह खुंटे लिखा है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे हमको लाइव उदाहरण मिल गया है कि ना मैं उनका ना सरनेम सही ढंग से उच्चारण कर पा रहा हूँ, ना वो उन्होंने मेरा नाम सही लिखा है। तो ये शब्द परिवर्तन जो है ये अनायास और ये होता ही रहता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ देखा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार सर। आशीष कुमारी कांता महोदया, अब आईडी तो यही है, दिखा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आप अपना संक्षिप्त परिचय और मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दें मैम। और अब अनुरोध करूंगा, डॉक्टर संतोष कुमार माधव सर जुड़े हुए हैं हमारे पटल से। सर संक्षेप में एक दो शब्द में, एक दो लाइन में ही कुछ आप कहें सर इस अवसर पर। संतोष सर, स्वागत है। मुझे लग रहा है कि सर के पास कुछ समस्या है जिसके कारण वो नहीं बोल पा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से राहुल सर का, डॉक्टर राहुल खट्टे महोदय का, कि आज महानवरात्रि है, हम सभी जानते हैं और सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं। लेकिन सर से जब मैं अनुरोध किया पिछले 2-3 दिन पहले, सर ने सहर्ष स्वीकृति दी थी इतनी व्यस्तता के बावजूद भी। और सर बैंक में है, जैसा कि मैं बताया, भारतीय स्टेट बैंक में सर हैं। और बैंकिंग का तो कार्य प्रणाली आप सभी को पता है कि उसका समय सुबह से लेकर शाम तक रहता है, फिर भी समय सर ने निकाला। इसके लिए मैं हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा हमारी आभासी पटल की एक संस्कृति है, उसी संस्कृति का निर्वहन करते हुए मैं बाबू सर के निर्देशन में, चूंकि बाबू सर की व्यस्तता के कारण अभी वह नहीं है, मैं सर को आभासी मंच पर आप सभी की करतल ध्वनियों के बीच मैं सर को प्रमाण पत्र भेंट करता हूं। यह राहुल सर को हमारी तरफ से यह इस पटल पर दिए गए ज्ञानदान का प्रमाण पत्र है सर। इसको निवेदन है आप सहर्ष स्वीकार करें। एक बार मैं सभी आवासी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि तकनीकी का उपयोग करते हुए अपने करतल ध्वनियों से सर का आभार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में इतना सुंदर लाइव सर्टिफिकेट दे दिया, तो LIV लाइव अंत में जो है जीव शब्द है हमारे यहाँ पे, देखिए जीव का लाइव हुआ, लीव लिखा है, लीव, और हम बोलते उसको लाइव। तो ये आपने लाइव दे दिया, इसके लिए मैं बहुत अपने हृदय की अनंत गहराई से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम लोग तकनीकी भाषा और तकनीकी दोनों पर काम कर रहे हैं, तो हम तकनीकी का सदुपयोग करते हुए हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग तकनीक की तरह सक्रिय भी हैं। तो एक बार पुनः आपका आभार। इसी क्रम में सुश्री स्वरूपा सिंह जी ने इतना सुंदर संचालन किया, आज पहली बार हमारे पटल से जुड़ी थी, और पहली बार कल जब मैंने इनसे संपर्क किया कि आपको संचालन करना है, तो इन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया और बहुत ही सुंदर संचालन किया। आपको भी पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया जाता है और उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है आपकी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छात्रा होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते इतना सब कुछ सुनने को मिला, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और खट्टे सर की जो मतलब बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल, एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अब हमारे जितने आभासी श्रोता जुड़े होंगे उनको भी प्रतीक्षा होगी कि उन्हें प्रमाण पत्र कब दिया जाएगा। तो मैं अभी फीडबैक का लिंक, जैसा संतोष सर कई बार जिक्र किए थे, मैं डाल दे रहा हूं। आप लोग फीडबैक, अपनी प्रतिपुष्टि हमारे तक पहुंचाएं इसके माध्यम से, और प्रमाण पत्र आपको मेल पर स्वतः मिल जाएगा। मैं 2 बार डाल दिया हूं लिंक। इसके साथ साथियों, मैं 2-3 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहूंगा। मैम, एक बार जो अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। आप सभी को पता है कि हम ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं चला रहे हैं प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे, इसी के अनुरूप 2 अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखलाएं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग चला रहे हैं।
और जो उसका पहला व्याख्यान होता है वह प्रत्येक पूर्णवासी के दिन हम लोग आयोजित करते हैं। और जो इस महीने अक्टूबर महीने की आज पहली तिथि है, 7 तारीख को पूर्णवासी का दिन है, और पूर्णवासी के दिन ही भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत भारतीय चिंतन परंपरा पर सर का व्याख्यान होगा शाम 6 बजे। और उसके बाद 8 तारीख को अगला बुधवार है, और 8 तारीख को जो हमारी 44वीं राष्ट्रीय कार्यशाला होगी, इस दौरान डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर जो तमाम कार्यशालाओं की अध्यक्षता करते हैं और जो पाठ्यक्रम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के समन्वयक भी हैं, संयोजक भी हैं, उनका महत्वपूर्ण व्याख्यान सूचना प्रौद्योगिकी पर आयोजित की जाएगी। 44वीं राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान सर खुद वक्तव्य देंगे और पीपीटी के माध्यम से हम सभी की ज्ञान चेतना को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी 45वीं राष्ट्रीय कार्यशाला 14 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी, वह हम विशेष आयोजन कर रहे हैं। खासतौर पर हमारे जो दिव्यांग दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, जो अगर किसी भी प्रकार से दृष्टिबाधित उनकी दृष्टि चली जाती है और उनको ये लगता है कि अब ये दृष्टि जाने की वजह से उनकी जो तमन्नाएं थी, उनको उनके दिल में जो हृदय में जिज्ञासाएं थी, क्या वह पूरा हो पाएगी कि नहीं, इस पे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित करेंगे। और वह वक्ता भी दृष्टिबाधित ही है, लेकिन काफी कुछ इस क्षेत्र में उन्होंने प्रौद्योगिकी को लेकर किया है, जिसके माध्यम से हम सभी ऐसे जो हमारे दूर दराज के विद्यार्थी हैं, जो अध्येता हैं, जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए काफी मार्गदर्शक साबित होगा। तो एक बार पुनः मुझे लग रहा है कि आप सभी को प्रमाण पत्र मिल गया होगा फीडबैक के माध्यम से। और आज के दिन इतना करीब 2 घंटे से आप लोग हमसे इस राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष रूप से राहुल सर का और स्वरूपा सिंह मैम का, और जितने हमारे विद्वान आभासी पटल पे जुड़े हुए हैं उनका भी। और चूंकि बाबू सर व्यस्त हैं तिरुमाला तिरुपति में, उनका भी मैं हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आशीष कुमारी कांता मैम, निवेदन है कि आप अपना मोबाइल नंबर भी ड्रॉप कर दें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर हम लोग मंगलवार को मिलेंगे शाम 6 बजे भारतीय चिंतन परंपरा पर। बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, धन्यवाद।